ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित से त्रिभुज पाठ 6 की प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 में कुल 16 प्रश्न आते हैं। सभी 16 के 16 प्रश्नों को बहुत आसानी से इस वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। प्रश्नावली 6.3 के अलावा पाठ 6 त्रिभुज की जो भी अन्य वीडियोस हैं, प्रश्नावली 6.1, 6.2 या फिर परिचय वाली वीडियो, इन सभी के लिंक आपको सबसे पहले वाले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पर दिए गए हैं। उनको देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में करते हैं प्रश्नावली 6.3 अगले पेज से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उसके समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग हैं। कुल एक एक करके सभी भागों में हमें यह बताना है कि जो भी त्रिभुजों का युग्म यानी कि जोड़ा हमें दिया गया है वो एक दूसरे के समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो किस प्रकार से हैं, उनके सांकेतिक रूप में भी हमें लिखना है और समरूपता कसौटी कौन सी इस्तेमाल की गई है उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर पहले वाले भाग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग में हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दिया गया है। तो यहां पर जो भी त्रिभुज के कोण हैं वो हमें दिए गए हैं, साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं को यहां पर कंपेयर किया जाएगा। ए वाला कोण और पी वाला कोण दोनों 60 डिग्री के हैं, बी वाला और क्यू वाला दोनों 80 के हैं, सी वाला और आर वाला दोनों 40 के हैं। यहां पर तीनों कोण जो है ना वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर? कोण ए जो है वो बराबर हो जाता है कोण पी के, इसी तरह से कोण बी जो है वो बराबर हो जाता है कोण क्यू के, और कोण हमारा यहां पर सी जो है वो बराबर हो जाता है कोण आर के। सीधा सीधा आप देख सकते हो यहां पर। अब यहां पर हमें तीनों कोण एक दूसरे के बराबर मिल गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा यहां पर है त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो जाएगा कौन से वाले? त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी समरूपता कसौटी से हुआ है ये भी हमें यहां पर लिखना है। तो ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहां पर देखो तीनों कंडीशन में हमें कोण ही मिलते हैं। तो समरूपता कसौटी कौन सी लगेगी? ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, या फिर उसको हम कह सकते हैं कोण 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 वाली समरूपता कसौटी। इसी तरह से भैया दूसरे वाला भाग जो दिया गया है इसको भी देखना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिए गए हैं। हमें अगर यहां पर भुजाएं दी गई हैं तो उनका अनुपात देखना होता है। अब यहां पर सीधा सीधा देखो, हमें यहां पर ए बी कितना दिया गया है भैया? 2 दिया गया है। 2 का दुगना कितना होता है भैया? 4 होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां पर इस तरह से लिखेंगे ए बी बटे में यहां पर करेंगे क्यू आर। तो ए बी का मान है 2 और क्यू आर का मान कितना है? 4। अगर हम काटेंगे इसको, देखो 2 से 4 को हम काट देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और बटे में आ जाएगा यहां पर 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ए बी बटा क्यू आर हमारा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से बी सी यहां पर 2.5 है और आर पी यहां पर 5 है। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि भैया बी सी बटे में मैंने यहां पर लिख दिया है आर पी। इसका अनुपात क्या होगा? 2.5। तो बी सी का मान आ जाएगा, आर पी का मान कितना आ जाएगा यहां पर? 5। तो इसको काटेंगे 2.5 एकम, उसके बाद 2 से गुना करने पर 5 आता है, यानी कि यहां पर अनुपात हमें 1/2 मिलता है। इसी प्रकार से बिल्कुल यहां पर हमें क्या करना होगा? तीसरी भुजा का अनुपात भी देखना होगा। तीसरी भुजा कौन सी है भैया? हमारी यहां पर है ए सी और यहां पर है पी क्यू। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरा ए सी है बटे में पी क्यू है, ए सी का मान कितना है भैया? 3 है, और पी क्यू का मान कितना है? 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां पर भी अनुपात हमें कितना मिल जाता है? 1/2 मिल जाता है। तो एक बात स्पष्ट यहां पर हमें दिखाई देती है कि जो भी तीनों भुजाओं का हम अनुपात निकालते हैं तीनों में हमें 1/2 ही मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है भैया ए बी सी है वो किसके समरूप होगा? यहां पर ध्यान से समझना जो अब बताने वाला हूं। जो हमारी भुजा ए बी है, देखो इसमें पहले हमारे पास ए बी आता है। तो ए बी यहां पर किसे कौन से वाला अनुपात लिखा है हमने? क्यू आर। तो यहां पर हमारे पास क्यू आर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहां क्या है भैया? बी सी है। तो बी सी में हमारे पास क्या है? आर पी है। तो आर तो हम लिख चुके हैं यहां पर, अब हमें यहां पर पी भी लिख देना है। कौन सी समरूपता कसौटी का इस्तेमाल किया गया है ये भी बहुत जरूरी है। तो देखो भुजाएं हैं तीनों में, तो ऐसे 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 समरूपता कसौटी का यहां पर इस्तेमाल हमने
कर लिया है इन त्रिभुजों को समरूप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा दोनों भाग कंप्लीट, तीसरा चौथा भाग जो भी होगा उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग देखिए तो इसमें हमें यहां पर त्रिभुज दिया गया है एल एम पी और दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। क्या ये दोनों समरूप हैं, पता करते हैं। तो देखो यहां पर बहुत आसान है, 3 का दुगुना 6 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है। तो जो भी भुजाओं का अनुपात है सबसे पहले वो बना लेते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहां पर एम पी है उसमें हम कर देंगे भैया ई डी। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एम पी बटे में आ जाएगा हमारे पास ई डी। एमपी का मान हो जाएगा 2, ईडी का मान कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काटने पर हमें कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर हमारी दूसरी भुजा क्या है भैया एलपी है, और एलपी का अनुपात हम किसके साथ बनाएंगे डीएफ के साथ बनाएंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एलपी बटे में यहां पर लिख लेते हैं डीएफ। भैया अनुपात बनाने की बात हम कर रहे हैं तो एलपी जो है उसका मान हमें रख देना है 3 और डीएफ का मान रख देना है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटने पर हमारा यहां पर भी 1/2 आ जाता है। क्या ये समरूप निकलेगा, तीसरी भुजा हमें बताएगी। अब तीसरी भुजा जो बची है देखो भैया इसमें हमारे पास एल एम बचा है, इसमें ई एफ बचा है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास एल एम बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई एफ। अब एल एम का मान कितना है भैया 2.7 है और ई एफ का मान कितना है 5 है। इनको काटा नहीं जा सकता है तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, जो भी हमने अनुपात ज्ञात किया है 1/2 आया, दूसरा अनुपात ज्ञात किया ये भी 1/2 आया, लेकिन तीसरा अनुपात हमारा 1/2 नहीं आया। अगर नहीं आया तो जो भी संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर नहीं आते हैं और तो हमारे जो भी त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं होंगे। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर त्रिभुज जो भी हमारा यहां पर है कौन सा है भैया एल एम पी है, और दूसरे वाला त्रिभुज हमारा कौन सा बनेगा, दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर लिखेंगे और उसके बाद दूसरे वाला त्रिभुज लिखा जाएगा यहां पर हमारा डी ई एफ। समरूप नहीं है, इस तरह से हमें लिख देना है। तो आसानी से तीसरे वाले भाग में जो भी त्रिभुज हमारे दोनों हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया तो वे समरूप भी नहीं होंगे। इसी तरह से चौथे वाले भाग को देखो, चौथे वाले भाग में हमें यहां पर एम एन एल यहां पर हमें त्रिभुज दिया गया है, उसके बाद पी क्यू आर हमें त्रिभुज दिया गया है। क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम भुजा देख लेते हैं। पहले तो कोण देख लो, यहां पर देखो एम वाला कोण 70 डिग्री का है, क्यू वाला कोण भी 70 डिग्री का है। तो सबसे पहला काम कर देते हैं, एंगल एम जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा एंगल क्यू के, दोनों 70 डिग्री के हैं, कारण भी आसान हो जाएगा इसका। इसके बाद दूसरी चीज क्या करनी होगी, जो इसके साथ वाली जो दो भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें देखना होगा। देखो यहां पर एम एल बटे में हम क्यू आर रख लेते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं भैया एम एल बटे में क्यू आर, इसका अनुपात कितना होगा, एम एल का मान 5 रख दो, क्यू आर का मान 10 रख दो, 5 बटे में 10 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अनुपात आ जाएगा 1/2। अब जो दूसरी भुजा है कोण के साथ वाली उसका अनुपात देखो, जो एम एन है वो 2.5 है और पी क्यू जो है वो हमारा 6 है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया एम एन जो हो जाएगा बटे में मेरे पास यहां पर मैं लिख देता हूं पी क्यू, एम एन का मान कितना हो जाएगा 2.5, पी क्यू का मान हो जाएगा हमारा यहां पर 6। क्या इनको काटा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं काटा जा सकता। अगर काटा नहीं जा सकता है तो यही हमारा अनुपात रहेगा। और आपको यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया एक कोण बराबर आ गया। संगत भुजाओं का एक अनुपात हमारे पास 1/2 आता है, दूसरा हमारा 2.5/6 आता है। तो ये अनुपात जो संगत भुजाओं के हैं ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि जो भी यहां पर हमारा है त्रिभुज कौन सा भैया एल एम एन, हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरे वाले त्रिभुज, दूसरा वाला कौन सा है भैया हमारा त्रिभुज यहां पर है पी क्यू आर, समरूप नहीं है, इस तरह से हमें लिख देना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये दोनों समरूप नहीं है। जस्ट इतना सा काम हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा वाला भाग दोनों में हमें जो त्रिभुज के युग्म दिए गए हैं वो समरूप नहीं है, कारण मैंने आपको बता दिया। अब पांचवा और छठा भाग भी हमें करना है इसी क्वेश्चन का, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें वाले भाग में आपको बहुत महत्वपूर्ण एक चीज समझ में आएगी, ध्यान से इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, पता करते हैं। पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, जो कोण ए है ना
वो बराबर है कोण एफ के। दोनों यहां पर आपको दिखेंगे कि भैया ये भी 80 डिग्री का है, ये भी 80 डिग्री का है, तो बराबर हो गई, एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब हमें भुजाएं दी गई हैं, तो देखो इस वाला जो भी कोण हमें दिया गया है इसके एक साथ वाली भुजा कितनी है, 2.5 है। इसी कोण के साथ वाले दूसरे वाले त्रिभुज में भुजा कितनी है, 5। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए बी बटे में, यहां पर आ जाएगा मेरे पास एफ डी, ए बी बटे एफ डी कितना हो जाएगा, ए बी का मान 2.5, एफ डी का मान आ जाएगा 5। अगर हम इनको काटेंगे 2.5 एकम, उसके बाद दूनी पर ये 5 को काट देता है, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात कितना मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। अब दूसरी भुजा का अनुपात ध्यान से समझना मैं कैसे निकालने वाला हूं। हमेशा जब भी कोण हमें दिया होता है तो उस कोण के साथ वाली भुजा को ही ले लो। तो भैया यहां पर हमारे पास है ए सी बटे में मेरे पास कितना दिया गया है भैया, इसी जो हमारा यहां पर दूसरे वाले त्रिभुज का कोण है इसके साथ वाली भुजा कितनी है, यहां पर मुझे दी गई है एफ ई, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास एफ ई। ए सी का मान हमें नहीं दिया गया है तो ए सी आ जाएगा, एफ ई का मान हमें दिया गया है 6। अब मान नहीं दिया गया है तो हमें कैसे पता चलेगा बराबर है या फिर नहीं है अनुपात। इसी प्रकार से जो एक भुजा बची है उसको भी हम देख सकते हैं, या फिर अगर हमें कोण दिया गया हो ना तो बस कोण के साथ वाली जो दो भुजाएं हैं हमने, ठीक है, एक भुजा का अनुपात हमने निकाल लिया और दूसरी भुजा जो कोण के साथ वाली है उसका अनुपात भी हमने निकाल लिया। दोनों एक दूसरे के बराबर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जानकारी हमें अधूरी दी गई है। आप गलती से भी ये मत कर देना कि ये वाली भुजा हमें 3 दी गई है, इसके बटे में 6 रख देंगे तो ये समरूप हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझाने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं कि जब भी कोण दिया जाता है तो उसके साथ वाली जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात हमें देखना होता है। तो ए सी का मान तो हमें दिया ही नहीं गया है, अगर ए सी का मान हमें नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे भैया, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और दूसरे वाला जो हमारा यहां पर त्रिभुज है कौन सा है भैया, डी ई एफ, ये समरूप नहीं है। इस तरह से हमें लाइन एक लिख देनी है। तो पांचवा वाला भाग कंप्लीट हो गया, आखिरी छठा भाग बचा है, उसको करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी यानी कि छठे वाले भाग को देखते हैं। इसमें हमें यहां पर डी ई एफ और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिए गए हैं, कोण देखने हैं हमें ध्यान से। तो देखो ये वाला 70 तो भैया 70 इसमें तो नहीं है, ये वाला 80 का है, ये वाला भी 80 का है, लेकिन दोनों त्रिभुजों में एक कोण गायब है, उस एक कोण को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में जो भी हमारा त्रिभुज डी ई एफ है उसमें एक कोण जो हमारा नहीं है ना, ये वाला एफ कोण, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पर 70 है, 80 है और ये वाला कोण हमारा एफ हो जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं। तो भैया हमारे पास यहां पर आ जाएगा 70 डिग्री, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहां पर कोण एफ बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री के। अगर मैं कोण एफ की बात करता हूं बराबर में मेरे पास आ जाएगा भैया 180 डिग्री, घटा का निशान लगा लेते हैं, 70 जमा में 80 करेंगे तो होता है 150। 150 कैसा होगा, जमा का, दूसरी तरफ भेज देंगे तो 150 कैसा हो जाएगा भैया, घटा का 150 यहां पर आ जाएगा। 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री मान आ जाएगा। यानी कि जो कोण एफ है उसका मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ जाता है। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया ये हो गया हमारा 30 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पी क्यू आर के भी जो एक कोण गायब इसमें है उसको ज्ञात करेंगे। तो यहां पर एक लाइन में इस तरह से लगा लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर कोण पी, उसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं। भैया कोण P 80 डिग्री और 30 डिग्री, इन सभी को मुझे जोड़ देना है, तीनों कोणों को। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भैया 80 डिग्री, उसके बाद जमा में यहां पर 30 डिग्री, तीनों कोणों को जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मुझे कोण P ज्ञात करना है, बराबर का निशान लगा लो, 180 डिग्री आ जाएगा। यहां पर हमारे पास जो 80 जमा 30 है कितना होता है, 110 होता है। जमा का 110 है, दूसरी तरफ भेज देंगे। देखो बहुत आसान है, इन दोनों को जोड़ोगे तो जमा का 110 आ जाएगा, जमा के 110 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 110 डिग्री। तो कोण P जो है उसका मान कितना आ जाएगा, 180 में से 110 को घटाने पर हमें यहां पर मिल जाएगा 170 डिग्री। सॉरी 170 नहीं, कुल 70 डिग्री यहां पर हमें मिलेगा। तो जो भी हमारा यहां पर कोण P है उसका मान कितना आ जाता है, 70 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा,
दोनों त्रिभुजों के सभी कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो भैया देखो, D वाला P के बराबर है, 80 वाला जो हमारा है E कोण Q के बराबर है, F वाला जो है वो R के बराबर है। तो मैं इस प्रकार से यहां पर लिख सकता हूं, कोण D बराबर में हो जाएगा हमारा कोण P, क्योंकि दोनों 70-70 डिग्री के हैं। इसी प्रकार से कोण E जो हमारा यहां पर है वो कितना हो जाएगा भैया, कोण Q के बराबर, क्योंकि भैया दोनों 80-80 डिग्री के हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो कोण F है वो बराबर हो जाएगा कोण R के, दोनों 30-30 डिग्री के हैं। तीनों कोण, जो तीनों संगत कोण हैं, एक दूसरे के बराबर जब आ जाते हैं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, त्रिभुज मेरे पास जो भी DEF है वो समरूप हो जाएगा किसके भैया, त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से हुआ है ये भी हमें बताना है। तो तीनों कोण मिले हैं तो कोण 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 नियम से होगा, या फिर कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी का यहां पर इस्तेमाल हमने कर लिया है। इसी भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो BOC बराबर में 125 डिग्री दिया गया है, CDO बराबर में 70 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात करना है DOC, DCO और OAB, ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। और हमें दिया क्या गया है कि जो भी हमारा ODC है, देखो ODC वाला जो हमारा त्रिभुज है वो OBA इस वाले त्रिभुज के समरूप हमें दिया गया है। इसके अलावा आकृति में हमें दो कोणों की जानकारी भी दी गई है। ठीक है, ये वाला 125 डिग्री का है, ये वाला कोण 70 डिग्री का है। हम बात करेंगे सबसे पहले DOC की। तो कोण कहां पर बनता है, ये रहा हमारा यहां पर DOC कोण, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो COB जो मेरे पास है ये 125 डिग्री का कोण है। तो मैं इसी को हल में सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं। कोण मैं लिखूंगा COB, इसमें मैं जोड़ दूंगा दूसरे वाला कोण कौन सा है भैया मेरा, ये COB है। तो इसमें मैं DOC, इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा कोण DOC। जो DOC है यही मुझे ज्ञात करना है। यहां पर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों को कोण जो जोड़ देता हूं तो भैया ये क्या बन जाता है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो रैखिक युग्म बनाने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है ना COB का मान कितना है, आप देख सकते हो आकृति में हमें दिया गया है COB, या फिर हम इसको BOC भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो BOC बोलेंगे तो भी हमारा कोण 125 डिग्री का ही आएगा। दोनों का मान कितना है भैया, 125 है। तो यहां पर 125 डिग्री आ गया, जमा में मेरे पास कोण DOC जो है वो ऐसा का ऐसा बराबर में 180 डिग्री आ जाता है। अब यहां पर मुझे ज्ञात करना है कोण DOC, तो बराबर में 180 डिग्री का एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो यहां पर 125 मेरे पास जमा का है, दूसरी तरफ इसको भेज दूंगा, ये हो जाएगा घटा का 125 से 180 में से 125 को घटाएंगे तो कोण DOC जो है उसका मान कितना आ जाएगा, घटा के देखो 55 आपको मिल जाएगा। तो इसका मान यहां पर हमने ज्ञात कर लिया है 55 डिग्री। जो भी हमें एक कोण ज्ञात करना था वो तो पता लगा लिया, अभी दो कोण और भी ज्ञात हमें करने हैं। ठीक है, DOC का मान निकालने के बाद जो भी हमारा कोण यहां पर है DOC, ये वाला कोण है तो लिख भी देते हैं। ये हमने ज्ञात किया है भैया कितना, 55 डिग्री हमने ज्ञात किया है। अब दूसरा कोण कौन सा ज्ञात करना है, DCO, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो भैया इस वाले कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करें, जो भी हमारा यहां पर त्रिभुज है, कौन सा भैया, DOC वाला जो त्रिभुज है ना, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC के अंदर वाले तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये वाला हो जाएगा मेरा कोण D, ये वाला कोण मेरा कितना है ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले कोण D में लिख लेता हूं, जमा का निशान लगा करके कोण DOC जो हमने ज्ञात किया है इसको लिख लेते हैं। और जो ज्ञात हमें करना है कौन सा भैया, कोण DCO बराबर किसके हो जाएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं, अंदर वाले तीनों कोणों को, तो जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब इनका मान जो पता है हमें उनको रखते हैं। देखो कोण D हमारा यहां पर कितना है भैया, 70 डिग्री है। तो यहां पर 70 डिग्री आ गया, जमा का निशान लगा करके DOC का मान यहां पर हमने कितना ज्ञात किया है भैया, 55 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास 55 डिग्री आ गया, जमा का निशान लगा करके कोण DCO हमें ज्ञात करना है, बराबर में हमारे पास 180 डिग्री
आ जाएगा। अब यहां पर मैं कोण DCO को लिख लेता हूं, बराबर में मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा। आप मुझे एक सिंपल सीधी बात बताओ, अगर हम 70 और 55 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 इनको जोड़ने पर हमारे पास जमा का 125 मिलेगा। अगर उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो कैसा हो जाएगा? 125 घटा का हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा घटा का हमारे पास 125 डिग्री। अगर मैं DCO कोण की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 180 में से 125 को हमें घटाना है, हमें मिल जाएगा यहां पर 55 डिग्री। ठीक है, जो दूसरा कोण हमें ज्ञात करना था वो भी हमारे पास कितना आ गया भैया? 55 डिग्री आ गया। और जो तीसरा कोण ज्ञात करना है कभी वो भी 55 डिग्री हमारा आ जाए, हमें देखना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। सो यहां पर हमारे पास जो भी DCO ये वाला कोण हमारे पास आया है, ये भी कितना निकला है भैया? ये भी हमारे पास 55 डिग्री निकल कर आ गया है। अब हमें जानकारी क्या दी गई है, आगे इसको हल करना है, हमें OAB ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है उस चीज की बात करते हैं। हमें यहां पर दिया है कि जो भी हमारा यहां पर त्रिभुज है ODC वो समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, ये हमें दिया गया है। आकृति से समझ लेते हैं इसको। तो जो भी हमारा यहां पर है ODC वाला त्रिभुज, ये हमारा किसके है भैया? OBA के समरूप है। तो इनके जो संगत कोण हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। होंगे क्या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां पर देखो, जो भी हमारा यहां पर O पर कोण बनेगा वही कोण यहां पर बनेगा, बराबर कोण बनेगा। जो हमारा D पर बनेगा वो B पर बनेगा। भैया D पर बनने वाला हमारा 70 है तो B पर बनने वाला भी हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। हमें ज्ञात कौन सा करना है? OAB ज्ञात करना है। तो OAB यहां पर हमारे पास है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब A इसके आखिर में दिया गया है और इसके आखिर में दिया गया है हमें C, यानी कि जो C और A पर बनने वाले कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना? तो C और A पर बनने वाले कोण कौन से हैं? तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो भी यहां पर मेरा है DCO वाला कोण वो बराबर हो जाएगा कोण यहां पर BAO के। ठीक है, अब आप कहोगे भैया हमें तो ज्ञात करना है यहां पर कोण OAB। अगर इसको मैं इस तरह से भी, देखो इसको इस तरह से भी बिल्कुल लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं कोण OAB। अगर आकृति में इसको समझोगे ना आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। BAO हमारा कौन सा होगा? BAO ये वाला कोण होगा। अगर हम OAB की बात करते हैं तो ये भी हमारा यही कोण होता है। तो बिल्कुल ये एक दूसरे के बराबर हैं। कोण DCO का मान कितना है आप यहां पर देखकर बता सकते हो? ये है 55 डिग्री। बराबर में हो जाएगा हमारा यहां पर OAB। यही हमें तीसरा वाला ज्ञात करना था। और देखो तीसरा वाला कोण भी हमारा कितना आ गया है? 55 डिग्री का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कोण हमें ज्ञात करने के लिए कहे गए थे, तीनों हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें कहता है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे में OC बराबर है OB बटे में OD। जो हमें दर्शाना है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एक लाइन इसके नीचे मैंने खींच दी है। हमें जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार हमें क्या करना है? एक समलंब बनाना है। ठीक है, समलंब किस प्रकार से बनाया जाता है आपके लिए मैंने पहले से बना दिया है। ये ABCD हमारा एक समलंब है और समलंब की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। कौन सी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है ये हमें दिया गया है। देखो AB समांतर है DC के, तो AB और DC ये दो समांतर भुजाएं हैं और जो बची हुई दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, यानी कि AD और BC एक दूसरे के समांतर नहीं हैं। इसके बाद विकर्ण AC और BD हमें बनाने हैं। तो देखो A ये रहा, C ये रहा, एक सीधी लाइन से हमने जोड़ दिया। इसी तरह से BD को जोड़ दिया। जो भी ये विकर्ण है ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। तो भैया जो भी हमारा डायग्राम था, फिगर था, वो हमने बनाकर तैयार कर दिया। अब हमें करना क्या है? समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करना है और इनको हमें जो भी ये अनुपात है इनको बराबर करके दिखाना है। तो भैया समरूपता कसौटी के लिए हमें दो त्रिभुजों को लेना पड़ेगा। कौन कौन से दो त्रिभुज लेता हूं मैं यहां पर? मैं ले लेता हूं त्रिभुज AOB और COD। इन दो त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। तो त्रिभुज यहां पर मैंने लिया है AOB और दूसरे वाला त्रिभुज मैंने कौन सा लिया है भैया? ये हो जाएगा त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों में एक एक करके बिंदु आपको समझा दूंगा। आपको एक बात पता है ना,
ए बी और डी सी ये समांतर रेखाएं हैं, तो ए सी हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। इधर बनने वाला जो कोण है और इधर बनने वाला जो कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर रेखाओं पर, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं कक्षा 9वीं में जो आपने पढ़े थे। तो भैया मैं इसको नाम दे देता हूं कोण 1, इसको मैं नाम दे देता हूं कोण 2। मैं लिख सकता हूं कि कोण 1 जो है, कोण 1 जो हमारा है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और इसका कारण लिख देंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। बिल्कुल आसान चीज हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरी चीज भी आप सोच सकते हो। देखो जो भी हमारी रेखा ए बी और डी सी ये समांतर हैं, तो बी डी हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। भैया इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण ये भी तो बराबर होंगे, ये भी तो एकांतर कोण होंगे। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि भैया ये कोण 3 है, ये कोण नंबर 4 है, ये क्या हो जाएंगे भैया, कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा हमारा कोण नंबर 4 के। और कारण क्या होगा, जो कारण हमने यहां पर लिखा है वही कारण यहां पर लिख दिया जाएगा, एकांतर कोण इसका कारण हमने लिख दिया। अब तीसरी बात देखो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं भैया, जो भी हमारा ए सी है और बी डी है ये एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं। अगर एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं, तो इधर जो कोण नंबर 4 है और कोण नंबर 4 नहीं, 4 तो हम लिख चुके हैं ना, तो जो भी हमारा यहां पर कोण नंबर 5 है और कोण नंबर 6 है ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जैसे 5 और 6 कोण बने हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कक्षा 9वीं में आपने ये सारी चीजें सीखी थी। तो मैं लिख सकता हूं कोण 5 बराबर में हो जाएगा कोण 6 के। कारण लिखते हैं, कारण यहां पर हमने लिख दिया है, शीर्षाभिमुख कोण इनका कारण हो गया। देखो 3 बिंदु यहां पर हमें मिल जाते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो जो भी हमारे दोनों त्रिभुज यहां पर हैं, त्रिभुज हमारा कौन सा भैया, ए ओ बी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, क्योंकि संगत तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के एक दूसरे के बराबर हैं। कौन सी समरूपता कसौटी से होगा ये आप मुझे बताओ। ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तो जो भी इनकी भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। मुझे कौन सी भुजा लेनी है, यहां पर आप देख सकते हो ओ ए लेनी है। तो भैया जिस तरह से मैं भुजाएं लूंगा उसी तरह से आपने लेना है। देखो ओ बीच में लिखा हुआ है, ए इस तरफ वाला है, तो मैं ले लेता हूं भैया ओ ए। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहां पर ओ बीच में लिखा हुआ है और इस तरफ वाली आ जाएगी सी, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा ओ सी, बराबर का निशान लगा लो। दूसरे वाली भुजा कौन सी लेनी है, हमें यहां पर ओ बी लेनी है। तो देखो ओ बी मेरी भुजा होगी, बटे में ओ डी आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा भैया मेरा ओ बी बटे में आ जाएगा ओ डी। ये किससे होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। जो भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ऐसा परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें दिया गया है आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी आर हमें दिया गया है तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर एक दूसरे के समरूप ये होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें आकृति दी गई है, इस आकृति को समझो। कोण 1 दिया गया है, कोण 2 दिया गया है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमें जो भी ये आकृति दी गई है इसमें पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये करके दर्शाना है, ये हमें बताना है। तो बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा यहां पर त्रिभुज है, कौन से वाला लेता हूं मैं, पी क्यू आर वाला त्रिभुज ले लेता हूं, क्योंकि इसमें कोण 1 और कोण 2 मुझे मिल जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, त्रिभुज मेरा लिया है मैंने पी क्यू आर। तो इस पी क्यू आर में कौन कौन से कोण बराबर हैं भैया, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये तो हमें यहां पर दिया ही गया है, जस्ट वही चीज मैंने लिखी है। और ये कोण किस में है, त्रिभुज पी क्यू आर में है। ध्यान से देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में ये दोनों कोण आते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, मान लो जो भी हमारी ये रेखा है पी एस ये है ही नहीं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है ही नहीं, कुछ देर के लिए मानना है सिर्फ ऐसा। तो जो भी हमारा कोण 1 और कोण 2 है ये बराबर दिए गए हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में आते हैं। आपको एक बात पता है ना, कक्षा 9वीं में जो आपने पढ़ी थी त्रिभुज वाले पाठ 7 में, कि अगर त्रिभुज के 2 कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख वाली भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर क्यू पी है और जो भी मेरा पी आर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, जो भी कोण है बराबर उनके सम्मुख वाली भुजाएं हैं। तो मैं इस तरह
से लिखूंगा इनको, जो भी मेरा यहां पर क्यू पी है बराबर हो जाएगा वो किसके भैया, पी आर वाली भुजा के। इसका कारण लिख देता हूं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण है तो उनके सम्मुख जो भी भुजाएं होती हैं ये बराबर होती है। कक्षा 9वीं में आपने ये पढ़ रखा है। अब यहां पर जो भी हमारा ये समीकरण है इसको कहेंगे पहला समीकरण है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं उसको समझ लेना। जिन भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है उनके बारे में यहां पर लिख लेते हैं। त्रिभुज में लिख लेता हूं पी क्यू एस, और दूसरे वाला कौन सा त्रिभुज है जिसको मुझे समरूप करना है, त्रिभुज मैंने लिख लिया है यहां पर टी क्यू आर को। इन दोनों त्रिभुजों में दो चीजें सिंपल देखना है। यहां पर जो भी मेरा त्रिभुज पी क्यू एस है, देखो भैया पी क्यू एस, जो पी एस हमने मिटोया था, पी से एस को मैं इस तरह से जोड़ देता हूं, तो जो भी त्रिभुज यहां पर पी क्यू एस है इसमें कोण 1 आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोण 1, बराबर का निशान लगा लेते हैं। टी क्यू आर की बात करते हैं तो भैया देखो टी क्यू आर है, इसमें भी कोण 1 हमारे पास आ जाता है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 1 के, ये क्या हो जाएगा भैया, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में आता है तो कारण लिख देंगे, ये कारण हो गया है उभयनिष्ठ। अब दूसरा कारण यहां पर हमें लिखना होगा। हमें जो दिया गया है ना उस चीज को लिखते हैं। हमें क्या दिया गया है, क्यू आर बटे में क्यू एस, एक साइड में इसको लिखो, तो यहां पर मैं लिखता हूं भैया क्यू आर बटे में क्यू एस, और बराबर ये किसके दिया गया है भैया, क्यू टी बटे में पी आर के। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू टी बटे में आ जाएगा यहां पर पी आर। तो अब यहां पर एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास पी आर है, पहले वाले समीकरण जो है इसमें देखो पी आर यहां पर किसके बराबर है भैया, पी आर जो है ना वो क्यू पी के बराबर है, तो इस पी आर की जगह को मैं बदली कर सकता हूं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले समीकरण का इस्तेमाल करके ये किया जा सकता है। तो सिर्फ पी आर के स्थान पर हमें क्यू पी रख देना है, उसके अलावा जो भी हमारे ये अनुपात है ना ऐसे के ऐसे यहां पर हमें रखने हैं। तो यहां पर मैं रख देता हूं क्यू आर बटे में आ जाएगा मेरे पास क्यू एस, बराबर में हो जाएगा मेरे पास क्यू टी, और जो भी मेरा यहां पर पी आर है उसके स्थान पर मैं रखूंगा क्यू पी, तो यहां पर आ जाएगा मेरा क्यू पी। अब ध्यान से देखो जो भी हमने लिखा है, देखो क्यू आर बटे में क्यू एस, तो देखो यहां पर भैया क्यू आर है बटे में क्यू एस, यानी कि जो भी हमारा यहां पर पी क्यू एस है और टी क्यू आर है उसकी ये संगत भुजाएं होती हैं, अनुपात बना। इसी तरह से हमारा क्यू टी बटे में क्यू पी, क्यू टी हमारी इस वाले त्रिभुज की भुजा, क्यू पी हमारी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, तो यहां पर भी हमारे इन दोनों त्रिभुजों का ही अनुपात बनता है। अगर एक कोण बराबर हो और भुजाएं जो है उनके अनुपात बराबर हमें मिल जाएं तो हम क्या कहते हैं, जो भी त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाते हैं। और इस कोण के इस तरफ वाली भुजाओं के अनुपात हमें बराबर मिले हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है पी क्यू एस वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से होगा भैया, ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। यही हमें दर्शाना था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। बहुत आसानी से इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आकृति हमें किताब में क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हमें खुद से बनानी है। सबसे पहले क्या करो भैया, पी क्यू आर जो हमारा है एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, पी आर और क्यू आर, तो ये वाली भुजा पी आर, ये वाली भुजा क्यू आर, इन पर बिंदु दिए गए हैं एस और टी। तो यहां पर और यहां पर हमें दो बिंदु बना लेने हैं। एक बिंदु हमारा हो जाएगा एस, दूसरे वाला बिंदु हो जाएगा हमारा यहां पर टी। ये बिंदु कुछ इस प्रकार स्थित हैं कि जो भी हमारा कोण पी बनता है, ठीक है, ये वाला जो हमारा कोण पी बन रहा है ये आर टी एस के बराबर है। अब आर टी एस कैसे बनेगा, आर टी एस, यानी कि एस और टी को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो भैया एस और टी को इस तरह से जोड़ देना है। जो भी हमारा यहां पर कोण P है वो आर टी एस के बराबर है। तो कोण P ये वाला हो गया, आर टी एस ये वाला कोण हो गया। दोनों को पीले कोण से हमने यहां पर दर्शा दिया है। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। हमें क्या करना है, त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस को समरूप करके दिखाना है। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम करेंगे। सबसे पहले जिन भी दो त्रिभुज को हमें समरूप करना है उनके बारे में यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा यहां पर त्रिभुज आर पी, उसके बाद आ जाएगा क्यू, और दूसरे वाला त्रिभुज हमारा कौन सा आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज आर टी एस। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आर पी क्यू को देखो। तो हमारे पास क्या है भैया, आर पी क्यू,
इसमें आपको दिखेगा कि भैया ये वाला कोण P आ रहा है, ठीक है, कोण P इसमें आता है। और दूसरा वाला हमारा क्या है, RTS, तो RTS वाले में आपको दिखेगा कि ये वाला कोण आता है हमारे पास है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, RPQ में मेरे पास कोण P आता है, बराबर में जो भी मेरा ये छोटे वाला है RTS, इसमें ये वाला कोण RTS आता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हमें दिए गए हैं, तो यहां पर लिख लेता हूं RTS। कारण क्या हो जाएगा इनका, ये बराबर हमें दिए गए हैं, तो कारण दिया है यहां पर हमें लिख देना है। इसके अलावा जो मेरे पास यहां पर RPQ वाला त्रिभुज है भैया, ये वाला RPQ त्रिभुज है, ध्यान से देखो इसमें कोण R आता है। और जो हमारे पास RTS है भैया, RTS वाले को देखो, RTS वाले में भी हमारे पास यही कोण R आता है। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, कोण R बराबर हो जाएगा हमारा कोण R के, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ये दोनों त्रिभुजों में हमारे पास आता है। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं और दो संगत कोण आपके क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, त्रिभुज यहां पर मेरे पास क्या है भैया, RPQ वाला है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहां पर RTS के कौन से नियम से होगा, ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों त्रिभुजों को कर दिया है यहां पर समरूप। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आता है और इसमें हमें आकृति दी गई है, तो आसानी से इसको भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, आकृति में यदि त्रिभुज ABE यहां पर सर्वंग सम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। बहुत आसानी से इसको हल किया जाएगा। यहां पर हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABE, यहां पर आकृति में देखो ABE जो हमारा ये वाला त्रिभुज है भैया, ये वाला त्रिभुज सर्वंग सम है किसके, ACD वाले त्रिभुज के। तो हमें दर्शाना है कि ADE और ABC, ADE और यहां पर हमारा जो बड़े वाला ABC बनता है, ये दोनों समरूप हैं। आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है ना, या इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले जो भी दिया गया है ना, उसको मैं लिख लेता हूं। मुझे दिया गया है कि त्रिभुज जो मेरे पास यहां पर है ABE, वो सर्वंग सम है यहां पर त्रिभुज ACD के। और कक्षा 9वीं में आपने क्या पढ़ा था, CPCT वाला नियम पढ़ा था ना, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, जो भी हमें ये दिया गया है इससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, जो भी यहां पर मेरे पास भुजाएं होंगी, अगर मेरे पास दो सर्वंगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। CPCT नियम का इस्तेमाल यहां पर हम कर सकते हैं, वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर हमारे पास भैया AB है, वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, जो भी हमारी ये वाली भुजा है AB, ये AC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास ABE वाले त्रिभुज की भुजा AB, और जो भी हमारा यहां पर ACD है, इसकी भुजा AC, ये क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी इन दोनों त्रिभुजों की। और ये सर्वंग सम है, तो संगत भुजाएं हमारी AB बराबर हो जाएगी हमारी यहां पर AC के। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा त्रिभुज यहां पर है ACD, भैया ये वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा मेरे पास AD होगी। ठीक है, इस तरह से मैं AD ले लेता हूं इसकी भुजा, और दूसरे वाला त्रिभुज मेरे पास ABE है, इसकी भुजा ले लेता हूं मैं AE। तो भैया AD और AE ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं AD बराबर में हो जाएगा मेरे पास AE। इन दोनों का कारण क्या लिखूं भैया मैं, कारण हो जाएगा दोनों के लिए CPCT, और ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। इस पहले समीकरण को बहुत ध्यान देना है, इसके आगे जब मैं कराऊंगा इसी समीकरण का जब इस्तेमाल किया जाएगा। पहला समीकरण बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को लिखना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भैया त्रिभुज ADE, और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है मेरा, दूसरे वाला हो जाएगा यहां पर त्रिभुज ABC। जिनको भी समरूप करना है उनके बारे में यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर ध्यान दो, ADE पर देखो, तो देखो ADE जो हमारा है, इसमें कोण A आपको दिखाई दे रहा है, आता है, और जो हमारा ABC है भैया, ABC वाले में भी यही कोण हमारे पास A आ जाता है। तो सबसे पहला बिंदु तो यही हो जाएगा कि कोण A बराबर में है हमारे पास कोण A। इसका कारण क्या हो जाएगा, दोनों में आता है, तो कारण आपको पता है, कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हमने यहां पर कारण लिख दिया है। इसके बाद दूसरे बिंदु की बात करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो भी कोण A है, ठीक है,
उसके साथ वाली जो भुजाएं हैं हमारी AD और AE, ठीक है। तो देखो भैया AD और AE एक दूसरे के बराबर दी गई हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए इसी कोण A को देखते हैं तो भैया AB और AC ये भी हमें बराबर दी गई हैं, पहले समीकरण में हमारे पास बराबर आती हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्या जो भी मेरी भुजा यहां पर AD है, ठीक है, वो किसके बराबर है भैया, AE के बराबर है। इसी तरह से, ठीक है, बराबर का निशान नहीं लगाता हूं अभी मैंने यहां पर क्या किया, जो भी बराबर भुजा मेरी थी AD और AE इनको इस तरह से लिख दिया, और इनके नीचे दूसरे त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं उनको मैं लिख देता हूं। भैया AB और AC है तो AD के नीचे मैं यहां पर लिख देता हूं AB, उसके बाद AE के नीचे मैं लिख देता हूं AC। यहां पर ध्यान क्या देना है आपने, बराबर का निशान कब लगाना है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ये अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हमारे पास ऊपर भुजाएं बराबर हैं और नीचे भी भुजाएं बराबर हैं, देखो AD और AE एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, पहले वाले समीकरण से ऊपर वाली भुजाएं हमारी बराबर हो गई और पहले वाले समीकरण से ही AB और AC नीचे वाली भुजाएं बराबर हो गई। अगर ऊपर वाली भुजाएं भी बराबर हैं, नीचे वाली भुजाएं भी बराबर हैं, तो अनुपात भी हमारे बराबर ही आते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनके बीच में बराबर का निशान लगा देना है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में जो भी हमारा कोण उभयनिष्ठ आता है, उस कोण के साथ वाली जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि भैया जो भी हमारा त्रिभुज यहां पर है, त्रिभुज ADE, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज ABC के। कौन सी समरूपता कसौटी से हुआ है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो समरूपता कसौटी कौन सी होगी, हमारी यहां पर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण मिला है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइड यानी कि भुजा, ए यानी कि एंगल यानी कि कोण, उसके बाद फिर से साइड यानी कि भुजा, यानी कि ऐसे समरूपता कसौटी का इस्तेमाल यहां पर हमने करके क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 7 के कुल 4 भाग हैं, एक एक करके सभी को यहीं पर हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें है आकृति में शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये 4 चीजें हमें उसके बाद दर्शानी है। आकृति जो दी गई है हमें, इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABC, एक बड़ा सा त्रिभुज दे दिया गया है। इस त्रिभुज में शीर्षलंब है भैया AD, ये A बिंदु है, ये D बिंदु है, A से D ये एक शीर्ष लंब होता है। और शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, जो एक शीर्ष से लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जो भी शीर्ष लंब होते हैं वो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी तरह से CE भी क्या है भैया, शीर्ष लंब है, तो C बिंदु से E पर यहां पर जो भी कोण बनेगा ये भी शीर्ष लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हमें दर्शाना है भैया, एक एक करके सभी को दर्शाएंगे। पहले वाले भाग में हमें क्या करना है, त्रिभुज AEP और CDP इनको हमें समरूप करना है। तो भैया AEP वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे गया, इसके अलावा CDP वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करके दिखाना है। तो भैया कैसे दिखाया जाएगा, AA समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जिन भी दो त्रिभुजों को करना है उनके बारे में लिखेंगे। त्रिभुज हमारे पास यहां पर आ जाएगा त्रिभुज AEP, और दूसरे वाला त्रिभुज हमारा कौन सा होगा भैया, दूसरे वाला त्रिभुज हो जाएगा CDP। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करते हैं। सबसे पहले AEP को देखो, AEP वाले त्रिभुज में भैया ये वाला जो कोण है ना, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा कोण नंबर 1 हो गया, और जो भी हमारा CDP में ये वाला कोण है इसका नाम रख देते हैं 2। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया कोण 1 बराबर है हमारा कोण 2 के। क्यों है, क्योंकि भैया दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कारण भी हमने इसका लिख दिया। अब दूसरा बिंदु बहुत आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप देखो यहां पर जो भी हमारी AD है ये एक रेखा है, और CE भी हमारी एक रेखा है। जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा मेरा कोण नंबर 3, ये कोण हो जाएगा मेरा 4। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया कोण 3 बराबर हो जाएगा मेरा कोण 4 के। कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसका कारण हमने यहां पर लिख दिया। अब कोई भी दो त्रिभुज हमारे पास दिए गए हैं, अगर उनके दो यहां पर कोण हमारे बराबर मिल जाते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है AEP, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। कौन सी समरूपता कसौटी का इस्तेमाल किया गया है, AA समरूपता कसौटी। पहले वाले भाग को हल हमने कर दिया। अब दूसरे भाग की बारी आ जाती है। दूसरे भाग को हल करने के लिए
भी हमें दो कोण ढूंढ लेंगे तो बहुत आसानी से इनको सोल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, त्रिभुजों को समरूप किया जा सकता है। तो कौन कौन से करना है, सबसे पहले उनके बारे में यहां पर लिख लेते हैं। त्रिभुज यहां पर हमारे सामने आ जाता है, दूसरे वाले में ए बी डी, और दूसरे वाला कौन सा वाला है हमारा त्रिभुज, यहां पर आ जाएगा सी बी ई। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले आकृति में देख लेते हैं कहां पर है। तो ए बी डी की बात करते हैं भैया, ए बी डी ये हमारा आ जाता है एक त्रिभुज, और दूसरा हमारे पास आ जाता है सी बी और ई वाला त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज, इन दोनों को समरूप करने के लिए क्या किया जाए। आपको एक बात पता है ना, जो सी ई है हमारा ये शीर्षलंब है, इसमें अगर इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है शीर्षलंब, तो इस तरफ भी हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार से एडी हमारा शीर्षलंब है भैया, इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। मान लेंगे ये कोण नंबर हमारा 5 है, ये कोण नंबर हमारा 6 है। आकृति हमारी जो पहले वाले भाग में थी बिल्कुल वही हमने रखी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी हमारा ए बी डी वाला त्रिभुज है, ठीक है, ए बी डी वाले त्रिभुज में कोण 6 आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भैया कोण 6, बराबर का निशान लगा लेते हैं। सी बी ई की बात करें तो भैया इसमें कौन सा कोण आता है, आप देखोगे यहां पर कोण नंबर 5 इसमें आ जाता है। तो कोण 6 बराबर हो जाएगा हमारा कोण 5 के, कारण हो जाएगा भैया दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों 90 डिग्री कारण हमने लिख दिया। इसके अलावा जो भी हमारे ये दोनों त्रिभुज हैं ए बी डी और सी बी ई, दोनों को ध्यान से देखो। देखो ए बी डी जो हमारा है इसमें ये कोण नंबर 2 आता हुआ आपको दिखाई देगा, और दूसरे वाला जो हमारा त्रिभुज है सी बी ई वाला त्रिभुज, इसमें भी ये कोण भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। दोनों त्रिभुजों में ये कोण भी आता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया कोण बी बराबर है हमारा कोण बी के, दोनों में आता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ये आ रहा है तो उभयनिष्ठ इसका कारण हमने लिख दिया, यानी कि कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दो कोण यहां पर हमें मिल जाते हैं बराबर, तो मैं कहूंगा कि त्रिभुज मेरा यहां पर ए बी डी जो है वो समरूप हो जाता है त्रिभुज सी बी ई के। कौन से नियम से हुआ है, ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल हमने करके दूसरे वाले भाग को भी हल कर दिया। तीसरे वाले भाग को देखो। अब तीसरे वाले भाग में हमें क्या करना है, त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो तीसरे वाले भाग में जो भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है उन्हीं के बारे में लिख लेंगे। त्रिभुज यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए ई पी, और दूसरे वाला त्रिभुज भी लिख देना है हमें। दूसरे वाला त्रिभुज आ जाएगा हमारे सामने ए डी बी। इन दोनों को समरूप कैसे किया जाएगा भैया, सबसे पहले ए ई पी कहां पर है हमारा, ये वाला त्रिभुज है हमारे पास ए ई पी, और दूसरे वाला है ए डी बी। तो देखो ये बड़ा सा हमारे पास ए डी बी हो जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक इन चीजों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ए ई पी वाला जो है इसमें ये वाला कोण आ रहा है, इसको मैं कोण ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं भैया कोण ए बराबर हो जाएगा किसके भैया, ए डी बी को देखो भैया, ए डी बी जो है इसमें भी यही कोण ए आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर कोण ए के, दोनों में ये आता है तो कारण हो जाएगा हमारा यहां पर उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बिंदु हमें ढूंढना पड़ेगा भैया। दूसरा बिंदु बिल्कुल आसान है। अगर आप ए ई पी वाले में देखोगे, ए ई पी वाले में हमारे पास कोण एक कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोण एक है बराबर हो जाएगा। दूसरा वाला त्रिभुज ए डी बी को देखो, उसमें हमारे पास कौन सा कोण है जो 90 डिग्री का है, कोण नंबर 6 हमारे पास 90 डिग्री का है, तो बराबर हो जाएगा कोण 6 के। दोनों इसका कारण हो जाएगा, दोनों यहां पर ये क्या है 90 डिग्री के हैं, तो हमें यहां पर दो कोण बराबर मिल जाते हैं। मैं क्या कहूंगा फिर, त्रिभुज जो भी मेरा यहां पर है ए ई पी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। कौन सी समरूपता कसौटी का इस्तेमाल हुआ यहां पर, ए समरूपता कसौटी से तीसरे वाले भाग को भी हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी यानी कि चौथा वाला भाग हमारे सामने आता है भैया, पी डी सी और बी ई सी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें अब समरूप करना है। तो आप देखो यहां पर कौन सा है भैया, पी डी सी वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, हाईलाइट मैंने आपके लिए ये कर दिया है। इस छोटे से त्रिभुज को हमें बीईसी वाले से करना है। तो भैया बीईसी ये बड़ा सा हमारा त्रिभुज हो जाता है। तो क्या किया जाए, बिल्कुल आसान तरीके से जो भी मुझे दो त्रिभुज करने हैं, सबसे पहले उनको लिखूंगा। त्रिभुज मुझे लिखना है पीडीसी, और दूसरे वाला त्रिभुज मेरा कौन सा हो जाएगा भैया, त्रिभुज यहां पर हो जाएगा
BEC इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए आप सबसे पहले एक चीज यहां पर देखो कि जो भी हमारा PDC वाला त्रिभुज है इसमें ये कोण C आपको दिखाई दे रहा है, कोण C आता है। और जो हमारा यहाँ पर BEC है इस वाले में भी यही कोण मेरा C आता है। ठीक है, दोनों में क्या आता है भैया, ये वाला कोण जो है C ये आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कि भैया कोण C बराबर में हो जाएगा मेरा कोण C, कारण हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में ये आता है, दोनों में ये कॉमन है, तो उभयनिष्ठ कारण हमें यहां पर लिख देना है। इसके बाद आपने यहां पर देखना है कि जो भी मेरा यहां पर है PDC भैया इसमें कोण 2 90 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कोण 2, जो भी 90 डिग्री के कोण है दोनों त्रिभुजों में हमें उन्हीं की तलाश करनी है। तो यहां पर उसके बाद देखो जो भी मेरा BEC है, ठीक है, ये वाला है BEC, इसमें 90 डिग्री का कौन सा है भाई, कोण नंबर 5 है। तो मैं लिखूंगा कोण नंबर 5, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि दोनों भैया 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर त्रिभुज जो भी मेरा PDC है वो समरूप हो जाता है त्रिभुज BEC के। कौन सी समरूपता कसौटी का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, AA समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। हमने पहले से लेके चौथे तक जितने भी त्रिभुजों को समरूप करना था सभी को AA समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके समरूप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। बहुत आसानी से सबसे पहले आकृति बनाते हैं। देखो ABCD क्या दिया गया है भैया, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, उसमें हमें 4 लाइनें लगेंगी। हमने यहां पर समांतर चतुर्भुज कौन सा निर्माण किया है भैया, ABC और D का निर्माण यहां पर हमने कर दिया। इसमें कहता है कि AD पर, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा AD, किसको बढ़ाया जाता है, AD को बढ़ाया जाता है। तो ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा D बिंदु है, इसको इस तरह से आगे यहां पर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैंने यहां पर इसको बढ़ा दिया है। E एक बिंदु है, तो यहां पर जो भी बढ़ाया गया है इस पर हमने यहां पर एक बिंदु E बना देना है। ये हमारा एक E बिंदु हो जाता है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। भैया BE कैसे बनेगा हमारा, देखो भैया ये हमारा B बिंदु है, ये हमारा E बिंदु है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, B और E को जोड़ना पड़ेगा। तो B से यहां पर हम E को इस तरह से जोड़ देते हैं। जब भी हम BE को जोड़ते हैं तो CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमारी रेखा है भैया CD, इसको प्रतिच्छेद यहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा यहां पर F है। आकृति हमारी बन गई है। अब हमें दर्शाना ये है कि त्रिभुज जो भी हमारा यहां पर ABE है, कौन सा वाला है भैया, ये वाला ABE वाला जो हमारा त्रिभुज बना है ये किसके समरूप होगा, CFB के, इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ये हमें दर्शाना है। अब आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। जिन भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है उन्हीं के बारे में लिख लेंगे। यहां पर त्रिभुज ABE और दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर लिख लिया जाएगा। कौन सा है भैया दूसरे वाला त्रिभुज, यहां पर आ जाएगा CFB। सबसे पहली बात करते हैं, देखो यहां पर जो भी हमारा ये वाला त्रिभुज है ABE वाला त्रिभुज है, इसमें आपको एक कोण दिखाई देगा, जो कोण हमारा यहां पर है A। ठीक है, कोण A आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि भैया कोण A ये बराबर हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, CFB है, इसमें कोण C मेरे सामने आता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कोण A और कोण C एक दूसरे के बराबर होंगे। आप कहोगे भैया क्यों होंगे, कारण तो बताओ। तो कारण यहां पर मैं लिखता हूं, कारण आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। आपने कक्षा 9वीं में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज के जो भी सम्मुख कोण होते हैं, जैसे यहां पर कोण A और कोण C है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कोण A और कोण C एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु आपने देखना है, दूसरे बिंदु की तलाश आपने करनी है। यहां पर देखो जो भी हमारा ये वाला त्रिभुज है ABE, इसमें जो भी मेरा कोण है यहां पर ABE, यानी कि ये वाला जो कोण है ना, इसके बारे में लिखता हूं मैं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोण ABE, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी ये वाला कोण है ना, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बना देता हूं। ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज का, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों
बराबर होंगे, ये सवाल आप कर सकते हो। देखो जो भी ABCD है ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तो AB और DC ये समांतर भुजाएं होंगी, ये तिर्यक हो जाएगी। इस तरफ बनने वाला कोण और इस तरफ बनने वाला कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण समांतर रेखाओं पर बराबर होते हैं, ये भी कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं। तो ABE जो दूसरा कोण है, ये वाला ABE हमारा हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा? CFB के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस वाले कोण के। तो ये बराबर यहां पर निशान लगा करके लिख देते हैं CFB। इसका कारण लिखो, कारण आ जाएगा एकांतर कोण। जो भी हमारी यहां पर शीर्ष मतलब जो भी हमारी यहां पर समांतर रेखाएं हैं उन पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। दोबारा से मैंने आपको बता दिया है। अब दो यहां पर देखो ABE और CFB के दो यहां पर कोण हमें बराबर मिल जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज यहां पर हमारा ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज हमारे CFB के कोण से। नियम से होगा AA समरूपता कसौटी का यहां पर हमने इस्तेमाल करके इन दोनों त्रिभुजों को कर दिया है समरूप। 4 लाइन में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है। इसमें दिया गया है आकृति 6.20 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 9 में आकृति हमें यहां पर दी गई है। इसमें हमारे पास क्या है भैया? ABC जो है ये एक समकोण है, इसी तरह से यहां पर AMP ये भी एक समकोण है, और इन दोनों समकोणों में जो 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण है वो कहां पर है? B और M पर है। तो B पर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और M पर यहां पर 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, ये हमें दिया गया है इतनी जानकारी। अब दो चीजें यहां पर हमें सिद्ध करनी है। पहले वाले के लिए यहां पर क्या किया जाएगा भैया? जो भी दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है उनको लिख लेते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ABC, और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा भैया? मेरा त्रिभुज हो जाएगा यहां पर AMP। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या है? ABC वाला त्रिभुज आपको दिखाई दिया, इसमें कोण A आता हुआ आपको दिखाई दिया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले में देखो AMP वाले में, इसमें भी कोण A आपको आता हुआ दिखाई दिया ना, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। पहला तो कारण हमें मिल गया कि भैया A कोण जो है दोनों में आता है, तो कोण A बराबर कोण A हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम उभयनिष्ठ। तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर कारण उभयनिष्ठ। इसके बाद दूसरे बिंदु की बात करनी पड़ेगी हमें। दूसरा बिंदु भी हमें एक तरह से दिया ही गया है कि देखो इस वाले त्रिभुज में हमारे पास क्या है भाई? 90 डिग्री का कोण मिल जाता है, कोण B इसको हम कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कोण B बराबर हो जाएगा यहां पर किसके? इस वाले त्रिभुज में हमारे पास 90 डिग्री का कोण M पर आता है, तो मैं लिख सकता हूं कोण M में। इसका कारण लिख देंगे भैया, दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों 90 डिग्री के कारण इसका हो जाएगा। अब देखो दो कारण हमें, दो बिंदु हमें मिल गए हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। कौन से हुआ है भैया? यहां पर AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। पहले वाला भाग तो हमने कर लिया। अब कहोगे भैया दूसरे वाला भाग तो मुश्किल लगेगा, लेकिन आसानी से कर लेंगे। अगर हमारे दो त्रिभुज यहां पर हो जाते हैं समरूप, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसको लिखना है हमें। अब यहां पर देखो हमें CA बटे PA दिया गया है, तो हमारा CA कैसे बनेगा? CA है और यहां पर PA है, तो मैं संगत भुजाएं ही तो हुई हमारी ये। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं CA बटे में हो जाएगा मेरा PA। इसी तरह से बराबर का निशान लगा लो। BC दिया गया है मुझे, BC कैसे बना है भैया? BC और MP है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इनको BC बटे में MP, यानी कि जो हमें दूसरे वाले भाग में दिया गया है। अगर ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हो गए हैं तो ये आसानी से हमारा ऐसा का ऐसा लिख देना है, लेकिन इसका कारण भी आपको बताना होगा। कारण इसके सामने यहां पर मैं लिख देता हूं। कारण में क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये कारण आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्वि भाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं पर AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो हमें दर्शाने हैं ये तीन बिंदु। बिल्कुल आसानी से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति में हमें दिया क्या गया है वो उसी के अनुसार बनाएंगे।
ए बी सी और एफ ई जी दो त्रिभुज हमें समरूप दिए गए हैं। तो यहां पर हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया है, एक एफ ई जी बना लिया है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो सबसे पहले अगर समरूप हमारे त्रिभुज होते हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं हल प्रारंभ करता हूं। अभी किसी भी भाग का हल नहीं किया है मैंने, जस्ट यहां पर किसी भी भाग को हल करने से पहले हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मुझे क्या दिया गया है कि मेरा त्रिभुज जो है ए बी सी ये समरूप है कौन से वाले त्रिभुज के भैया, एफ ई जी के। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। अगर ये दोनों समरूप हैं तो कोण ए एफ के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर में हो जाएगा मेरा कोण एफ के। बिल्कुल इसी तरह से कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा मेरा किसके, कोण ई के। और जो भी तीसरा वाला है हमारा कोण सी वो बराबर हो जाएगा कोण जी के। ये निष्कर्ष हम अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। अब आकृति जो हमारी अधूरी रह गई है उस आकृति को पूरा करते हैं। हमें कहता है कि भैया ए बी और एफ ई जो हमारा है, ठीक है, ए बी वाली भुजा है, इस पर बिंदु डी है तो इस पर हम बिंदु डी यहां पर बना देते हैं। इसके बाद जो हमारा यहां पर एफ ई है इस वाले पर क्या है, एच बिंदु है, तो यहां पर हम एच बिंदु यहां पर बना देते हैं। जो भी हमारा यहां पर सी डी और जी एच है तो हमें सी से डी को जोड़ना पड़ेगा भैया। सी से डी को जोड़ देते हैं, जी से एच को हम जोड़ देते हैं। जो भी हमने यहां पर सी डी और जी एच जोड़ा है ये कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ, यानी कि जो भी हमारा यहां पर कोण है ना, इस कोण का समद्विभाजक है हमारा सी डी। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर कोण में ये बांटता है। इस कोण सी को ये दो हिस्से करता है, वो भी बराबर बराबर। जो इस तरफ कोण बनेगा जितना भी डिग्री का बनेगा उतना ही इस तरफ भी ये बनता है। बहुत आसान चीज यहां से हमने समझ ली। अब हमें पहले वाले भाग में देखना है भैया, हमें यहां पर सी डी बटे में जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी ये करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं हैं। अगर आपने ये पता लगा लिया तो आसानी से पहले वाले भाग को हल किया जा सकता है। आपने सबसे पहले जो ऊपर वाली भुजाएं हैं ना उनको देखना है। जैसे यहां पर देखो सी डी और ए सी, जो भी हमारे ये सी डी और ए सी दिए गए हैं इनको देखो। ये रहा हमारा सी डी, ये वाली भुजा रही हमारी ए सी। ये कौन से त्रिभुज में आती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो ए सी डी वाले त्रिभुज में हमारी ये दोनों भुजाएं सी डी और ए सी आ जाती हैं। तो पहले वाले भाग के हल के लिए क्या करूंगा मैं लिखूंगा त्रिभुज मेरा कौन सा भैया, ए सी डी त्रिभुज लिखूंगा मैं, त्रिभुज ए सी डी। और दूसरे वाला त्रिभुज मुझे कौन सा लेना होगा, मुझे देखना होगा नीचे वाली भुजाएं कौन सी हैं। यहां पर मेरे पास जी एच है और एफ जी है, तो देखो ये रहा जी एच, ये रहा मेरा एफ जी। तो मुझे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, एफ जी एच त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज मेरे पास है एफ जी एच। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो अगर कोण मिल जाए तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर हमारे भैया इस वाले जो भी ए सी डी है इसमें कोण ए आता है, एफ जी एच में हमारे पास कोण एफ आता है। दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, यहां पर आप देख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भैया कोण ए बराबर हो जाएगा मेरा कोण एफ के। ये कहां से हुआ है, इसको हम मान लेंगे ये समीकरण नंबर पहला है, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण पहले से हमने इसको कर दिया है। कारण जरूर लिखना है। इसके बाद दूसरा बिंदु आपने ध्यान से देखना होगा। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ये कोण एक है और यहां पर हमारे पास ये कोण दो है। आप यहां पर आकृति में दो मैंने कोण एक और कोण दो बनाए हैं, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं लिख देता हूं कोण एक जो मेरा है वो बराबर हो जाएगा कोण दो के। इसका कारण क्या होगा, कारण ध्यान से समझ लेना जो मैं बताने वाला हूं। एक बात आप यहां से समझो कि जो भी हमारा ये वाला कोण सी है और कोण जी जो भी मेरा बनेगा, ठीक है, कोण सी और कोण जी क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। इसको एक साइड में रफली लिख के समझो भैया। कोण सी बराबर है मेरा कोण जी के। अगर मेरे पास यहां पर मैं क्या करूं, दोनों का आधा आधा कर दूं, तो इस तरफ भी मैं 1/2 से गुना कर दूं, 1/2 से इस तरफ भी गुना कर दूं, तो इनका आधा आधा भी एक दूसरे के बराबर ही रहता है। ठीक है, देख सकते हो सी और जी बराबर थे, लेकिन अब इनका आधा मैंने दोनों तरफ गुना कर दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो जो भी इनका आधा है वो भी एक दूसरे के बराबर ही रहेगा। अब यहां पर हमें दिया गया था कि ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो आधा जो कोण है हमारा इस तरफ एक होगा, आधा हमारा इस तरफ कोण दो होगा। तो कारण समझ में आया, आपने क्या लिखना है, ये क्या है भैया 1/2। हमारा जो कोण एक है वो क्या है, कोण 1/2 है,
सी का, और जो भी हमारा दूसरी तरफ है वो 1/2 क्या है, जी का। अगर हमारा कोण सी और जी एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका आधा आधा जो कोण 1 और 2 हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कारण हमने लिख दिया है। कारण हमारे दो बिंदु हमें मिल गए हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर त्रिभुज जो मेरा होगा यहां पर ए सी डी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके भैया, दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर है एफ जी एच के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कैसे हुए हैं, ए समरूपता कसौटी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमें तो त्रिभुजों को समरूप थोड़ी करना था, हमें निकालना था कि जो भी ये भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर होता है। उसके लिए ये दो त्रिभुज अगर हमारे समरूप हो गए हैं तो पहले वाले भाग में जो भी अनुपात है उसको आसानी से आप लिख सकते हो। ध्यान से देखो क्या करना है, हमें यहां पर क्या दिया गया है, सी डी बटे में जी एच दिखा लिया गया है। तो अगर ए सी डी जो हमारा यहां पर त्रिभुज है इसके आखिरी वाले दो हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सी डी और ये हमारे पास जी एच आ जाता है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया सी डी बटे में आ जाएगा यहां पर जी एच, बराबर का निशान लगा लो। इसके बाद यहां पर देख सकते हो शुरू वाले दो ले लेता हूं भैया ए सी, इसके भी मैं दो ले लेता हूं एफ जी। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई यहां पर हो जाएगा मेरा ए सी बटे में हो जाएगा एफ जी। तो देख सकते हो अगर ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाए तो हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। पहले वाले भाग को हमने हल कर लिया। दूसरे वाले भाग की बारी आएगी। दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना है, डी सी बी और एच जी ई जो त्रिभुज हैं इनको समरूप करना है। तो देखो डी सी यहां पर हमारे पास आ जाता है बी और एच जी ई, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। तो सबसे पहले दूसरे भाग में इन्हीं को लिखा जाएगा कि भैया जो भी हमारा त्रिभुज यहां पर है डी सी बी और दूसरे वाला त्रिभुज जो भी हमारा यहां पर है कौन सा है भैया, त्रिभुज हमारे पास है एच जी ई। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहली बात यहां पर देखो कोण बी आता है, कोण ई आता है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। पहले वाले समीकरण से हम ये बोल सकते हैं। तो डी सी बी में कोण बी आता है और हमारा एच जी ई में हमारे पास कोण ई आता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे भैया कहां से, समीकरण पहले से हम इसको कर सकते हैं, कारण हमने लिख दिया। अब दूसरी चीज को ध्यान से समझना फिर से, यहां पर हमारे पास देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं क्योंकि ये C और G के आधे आधे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा यहां पर DCB जो कोण है इसका आधा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोण नंबर 3 होगा और ये वाला कोण हमारा 4 होगा। हम ये भी कह सकते हैं ना कि कोण 3 और कोण 4 ये भी तो हमारे वही आधे आधे होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि भैया कोण जो मेरा यहां पर 3 होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। किस तरह से ये होगा, ये 1/2 है कोण C का, बराबर होगा हमारा 1/2 है ये कोण G का। अगर कोण C और G एक दूसरे के बराबर हैं, देखो C और G एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका आधा आधा भी एक दूसरे के बराबर होगा। कोण C का आधा यहां पर कोण 3 है और कोण G का आधा यहां पर कोण 4 है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। हमें यहां पर दो बिंदु मिल गए हैं, देखो दो बिंदु हमारे यहां पर हमें मिल गए हैं कोण से संबंधित। तो मैं लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरा त्रिभुज में होगा यहां पर DCB वाला वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, HGE के, ठीक है। और कौन सी समरूपता कसौटी से ये होगा, समरूपता कसौटी का इस्तेमाल होगा यहां पर AA वाली समरूपता कसौटी, ठीक है। दूसरे वाले भाग को हमने हल कर लिया। तीसरे वाले भाग की बारी आ जाती है भैया। तीसरे वाले भाग को एक तरह से हम पहले भी हल कर चुके हैं। पहले वाले जब भाग को हमने हल किया था तो हमने जो भी त्रिभुज हमारा DCA और HGF था इनको समरूप कर दिया था, लेकिन फिर से कर देते हैं अगर हमसे बोला गया है तो इन्हीं के बारे में यहां पर मैं लिख लेता हूं। त्रिभुज यहां पर आ जाएगा मेरे पास DCA और दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हो जाएगा त्रिभुज मेरे पास HGF। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे देखना है तो DCA को देखो, आप देखो DCA है, इसमें मेरे पास कोण A आता है, ठीक है, देख सकते हो यहां पर इसमें कोण A आता है। और FHG जो है मेरा या फिर HGF जो हमारा ये वाला है इसमें मेरे पास कोण F आता है। कोण A और कोण F एक दूसरे के बराबर हैं समीकरण पहले से। तो मैं लिखूंगा कोण A बराबर है हमारा कोण F के, इसको हम ये इसका कारण क्या होगा,
समीकरण पहले से इसको हमने ले लिया है, समीकरण पहले में ये बराबर हो चुका है। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या होगी, जो भी हमारा ये DCA वाला त्रिभुज है इसमें मेरे पास कोण 1 है और इसमें मेरे पास कोण 2 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा यहां पर मेरा कोण 2 के। ये हमने यहां ये कहां से मिला हमें, तो देखो पीछे वाले पेजेस पर जब हमने पहले वाले भाग को हल किया था तो कोण 1 और कोण 2 क्या थे, एक दूसरे के बराबर हमने ये कर दिए थे। तो वापस आएंगे अपने तीसरे वाले भाग पर, इसका कारण लिखेंगे, ऊपर सिद्ध किया था, ऊपर का मतलब होगा जो पहले वाला भाग है उसमें हमने इसको सिद्ध कर दिया था। अब दो बिंदु यहां पर हमें मिल गए हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर DCA है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहां पर HGF के। अब इसका कारण मुझे बताओ भैया, इसका कारण क्या होगा, दो त्रिभुज यहां पर हमें दिए गए हैं, दोनों को हमने समरूप किया है, कौन सी कसौटी का इस्तेमाल किया है, तो कहेंगे भैया AA समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 3 भाग सारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है, इसमें दिया गया है आकृति में AB बराबर AC है। आकृति हमें यहाँ पर दी गई है तो साथ साथ समझते हुए इसे चलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक भुजा AB है, एक भुजा AC है, ये दोनों बराबर हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, ठीक है। अब जो भी ABC त्रिभुज है की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, जो भी CB है इसको इस तरह से बढ़ा दिया गया है और यहां पर हमारा एक E बिंदु स्थित है। यदि AD यहां पर लंब है BC पर तो भैया AD ये लंब हो जाता है हमारा इस BC भुजा पर। लंब का मतलब होगा दोनों तरफ यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इस तरफ भी बनेगा और इस तरफ भी 90-90 डिग्री के कोण इसमें बनेंगे। और EF लंब है AC पर, E से F जो हमारी ये है ये AC पर लंब है, यानी कि यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF एक दूसरे के समरूप हैं। कौन कौन सा त्रिभुज आकृति में देख लेते हैं। इसमें दिया गया है हमें यहां पर ABD वाला त्रिभुज, इसके बाद ECF वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज जो हैं जो मैंने आपको बनाकर दिखाए ये दोनों समरूप कैसे होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो बराबर भुजाएं दी गई है ना यहां से हल को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं भैया AB बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर AC। दो भुजाएं हैं, ये कौन से वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं, ABC त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा इस तरफ में कर देता हूं, ठीक है। क्यों किया है मैंने, क्योंकि त्रिभुज भी तो लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं त्रिभुज ABC की बात हम कर रहे हैं भैया। त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के विपरीत जो कोण बनेंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हुई तो इन दोनों भुजाओं के विपरीत हमारा जो भी कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो देखो AB के विपरीत हमारा कोण कौन सा है, C है, और AC के विपरीत हमारा कोण कौन सा है, B है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा कोण B होगा बराबर हो जाएगा कोण C के। इसका कारण बताओ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। सिंपल सा कारण यहां पर हमने लिख दिया है। अब जिन दो त्रिभुजों को हमें यहां पर समरूप करना है उसकी बारी आएगी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। दोनों त्रिभुज जिनको भी समरूप करना है उनके बारे में लिखता हूं, त्रिभुज ABD और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है हमारा यहां पर, दूसरे वाला त्रिभुज यहां पर आ जाएगा हमारा ECF। इन दोनों को समरूप करना है ना, तो इन दोनों में सबसे पहले यहां पर आप देखो 90 डिग्री वाला कोण आपको कहीं ना कहीं पर मिलेगा। ABD को देखो भैया, ABD में मेरे पास ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का है। मैं इसको बोल देता हूं ये कोण नंबर 1 मेरा होगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण 1 बराबर हो जाएगा ECF में 90 डिग्री का कोण कौन सा है, ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये वाला कितना है भैया, 90 डिग्री का है। इसको मैं कोण नंबर 2 बोल देता हूं। तो मैं कह सकता हूं कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के बराबर होंगे। कारण हो जाएगा भैया दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहां पर कारण वही हमने लिख दिया। अब इससे अगली बात देखो भैया, यहां पर ध्यान देना है आपने कि जो भी हमारा ये वाला त्रिभुज है ABD वाला जो त्रिभुज हमारे पास आता है, इसमें ये वाला कोण B आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोण B आता है इसमें। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोण B बराबर में यहां पर जो मेरे पास दूसरा त्रिभुज है कौन सा है भैया, दूसरा त्रिभुज मेरे पास ECF वाला त्रिभुज है। इसमें कोण C आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। तो कोण जो भी B है और C है वो एक दूसरे के बराबर है। मैं लिख सकता हूं कोण C, ये हमने कहां से किया भैया, ये समीकरण
एक से हमने इसको उठा लिया है। तो जो भी हमारे दो त्रिभुज यहां पर हैं ए बी डी और ई सी एफ, इनमें कोण बी और सी आते हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। दो बिंदु यहां पर हमें मिल जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज यहां पर मेरा ए बी डी जो है वो समरूप हो जाता है त्रिभुज ई सी एफ के। कौन से नियम से हुआ है, कसौटी कौन सी लगी है, ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ जाता है। इस क्वेश्चन में आप देखो हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी, जो हमारा पहला त्रिभुज है वो ए बी सी है। तो देखो हमने यहां पर बना लिया है भैया ए बी सी, ये एक त्रिभुज बना लिया है। इस त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, यहां पर माध्यिका जो है ना इसकी बात की गई है, तो हमने यहां पर ए डी माध्यिका बना ली है। माध्यिका का मतलब होगा जो भी हमारी ये ए डी रेखा है ये बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल सिंपल है ना। तो जो भी हमारी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और ए डी माध्यिका है वो एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, तो हमने यहां पर भैया पी क्यू आर त्रिभुज भी बना लिया है। इसकी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम, इसमें भी यहां पर माध्यिका पी एम है, इसका भी काम क्या होगा, क्यू आर को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो जो भी भुजाएं हैं ए बी बी सी ए डी माध्यिका और पी क्यू क्यू आर और पी एम माध्यिका ये समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समान अनुपात में है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको वो समझो। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए बी बी सी और ए डी, ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लाइन से लिख लेते हैं, हल प्रारंभ करते हैं यहां से। इसमें आ जाएगा हमारे पास यहां पर ए बी, उसके बाद दूसरी हमें दी गई है बी सी, उसके बाद माध्यिका हमारे पास आ जाती है ए डी। ए बी बी सी ए डी जो भी हमें यहां पर दी गई थी तीनों हमने लिख ली। अब पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं पी क्यू क्यू आर और पी एम, इनको इनके नीचे लिखना है हमें। तो बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू, बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्यू आर और बटे में यहां पर आ जाएगा ए डी के नीचे यहां पर आ जाएगा पी एम। ये समान अनुपाती का मतलब होगा जो भी अनुपात यहां पर हमारा बन रहा है वो सभी बराबर हैं। इतना जो ये है ना ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमें दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। हमें दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो हैं वो समरूप हैं एक दूसरे के। तो देखो त्रिभुज ए बी सी की बात यहां पर करता है और पी क्यू आर जो है इसकी बात करता है। तो इससे पहले हमें कुछ और निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, तभी उनकी भुजा या फिर कोण है कुछ हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हमें पता चल जाए कि भैया ये दोनों कोण अगर हमारे पास बराबर हो गए तो आसानी से हल किया जा सकता है। ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप करने का आसान तरीका निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो भी हमारा यहां पर है ए बी आ जाएगा, बटे में पी क्यू ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में यहां पर हमारे पास ये वाली भुजा है बी सी, डी यहां पर बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। माध्यिका जो होती है उसका मध्य बिंदु होता है, ठीक है, माध्यिका जिस भी रेखा पर आती है उसका मध्य बिंदु होता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये बी सी है यहां पर बी सी आता है, मैं इसका आधा कर देता हूं, आधा यानी कि 1/2 यहां पर हो जाएगा बी सी। बिल्कुल इसी तरह से 1/2 यहां पर हो जाएगा क्यू आर का, जो हमारी ये क्यू आर है ना इसका भी आधा कर देता हूं। मैंने क्या किया, ऊपर भी आधे से गुना कर दिया, नीचे भी आधे से गुना कर दिया। अगर हमारी यहां पर आधे से आधे को काट देंगे तो वापस से हमें वही मिल जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारा है, समीकरण जो हमारा है वो भी बैलेंस है। बराबर में हमारे पास जो भी हमारा यहां पर है ए डी बटे में पी एम वो आ जाता है। अब एक बात मुझे बताओ भैया, जो भी हमारा ए बी बटे में पी क्यू है ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगा लो। बी सी का आधा क्या होगा, अगर आप आकृति की तरफ देखोगे ये है बी सी, इसका आधा मैं बी डी लिख सकता हूं, बी सी का आधा, ठीक है, आधा बी सी ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर बी डी। इसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भैया, क्यू आर का आधा, तो ये है मेरी क्यू आर। अगर क्यू आर का आधा लिखना है तो वो क्या हो जाएगा भैया, क्यू एम हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं भैया, ये हो गया मेरा क्यू एम, बराबर में मेरे पास जो भी ए डी बटे में पी एम है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो भी ये तीन अनुपात बराबर आए हैं इन तीनों अनुपातों को देखो ए बी बटे में पी क्यू, आकृति की तरफ देखते रहना, ये है ए बी और ये है पी क्यू। इसके बाद बी डी बटे में क्यू एम है, तो देखो बी डी यहां पर है, क्यू एम यहां पर है,
ए डी बटे में पी एम है, तो देखो ए डी यहां पर है, पी एम यहां पर है। आप देख सकते हो जो हमारा ये वाला त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं और ये वाला त्रिभुज पी क्यू एम है इसकी तीनों भुजाएं समान अनुपात में हमारी निकल कर आती हैं। अगर समान अनुपात में हैं तो जो भी हमारे ये दो त्रिभुज हैं ए बी डी और पी क्यू एम ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी हमारा यहां पर त्रिभुज है ए बी डी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सी कसौटी से होगा, तीनों यहां पर हमें भुजाएं ही मिलती हैं, भुजाओं का अनुपात ही मिलता है, तो ऐसे 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 समरूपता कसौटी का इस्तेमाल यहां पर किया गया। अब यहां पर एक निष्कर्ष हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गया है तो जो कोण B है और कोण Q है ये क्या हो जाएंगे भैया, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूं भैया कोण B जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये मेरा पहला निष्कर्ष निकल गया है। अब ये बराबर क्यों हुए हैं, क्योंकि भैया जो भी त्रिभुज यहां पर हमारे समरूप हुए हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। पहला निष्कर्ष हमने ये निकाल लिया। अब आएंगे जिन दो त्रिभुजों को हमें यहां पर समरूप करने के लिए बोला गया है इन पर। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों के बारे में लिखेंगे। यहां पर त्रिभुज ए बी सी और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहां पर त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में हम सबसे पहला बिंदु क्या निकालेंगे, हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है, इसमें कोण बी आता है और पी क्यू आर वाले में कोण आर आता है, सॉरी क्यू आता है। तो बी और क्यू एक दूसरे के बराबर हमें दिए गए हैं। मैं लिख सकता हूं कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ये हमने लिया कहां से है भैया, समीकरण 1 का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। समीकरण 1 में हमने इसको कर दिया है प्रूव, यहां से हमने इसको उठाकर लिख दिया है, ये बराबर होगा। दूसरी चीज यहां पर हमें देखनी होगी, देखो कोण बी है, इसके साथ वाली भुजा ए बी है और इसके साथ वाली भुजा बी सी है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कोण Q है, इसके साथ वाली भुजा पी क्यू है और क्यू आर है। तो हमें क्या करना होगा भैया, हमें ए बी बटे में पी क्यू की जरूरत होगी। देखो आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे ए बी बटे में पी क्यू, तो ये लिख देते हैं भैया ए बी बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा इस बी कोण के साथ दूसरी भुजा क्या है बी सी और क्यू कोण के साथ दूसरी भुजा क्या है क्यू आर। तो हमें बी सी बटे में क्यू आर की जरूरत होगी, ये भी हमें मिल रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं भैया बी सी बटे में क्यू आर। इसका कारण मुझे बताओ, इसका कारण हो जाएगा ये हमें दिया गया है। अब यहां पर देखो हमारे पास एक कोण बराबर मिल जाता है और उस कोण के साथ वाली जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में भी मिल जाती हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से होगा ये ध्यान रखना है, बीच में कोण है, दोनों तरफ भुजाएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करके। साइड यानी कि भुजा, एंगल यानी कि कोण, ठीक है। तो यहां पर भुजा कोण भुजा वाली समरूपता कसौटी से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। दर्शाइए सी ए की पावर 2 बराबर होगा सी बी गुणा में सी डी के। जो भी यहाँ पर बिंदु लगा है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब होता है गुणा। तो यहां पर सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज की रचना हमने कर ली। इसकी भुजा जो बी सी है, यहां से यहां तक जो भुजा है इस पर कोई डी बिंदु आता है। तो भैया जो भी डी बिंदु आएगा उसे डी बिंदु को हम ए से इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो भी ये बिंदु आया है ये डी बिंदु हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद ये डी बिंदु बनाने के बाद कोण ए डी सी जो है, देखो ए डी सी यानी कि ये जो कोण यहां पर बना है ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा भैया, बी ए सी के। बी ए सी हमारा कोण कौन सा बनता है, यहां पर बनता है। तो ये दो कोण जो बनाए गए हैं पीले रंग से, ये वाला कोण और ये ऊपर वाला कोण, ये दोनों बराबर हमें यहां पर दिए गए हैं। हमें दर्शाना है कि सी ए की पावर 2 बराबर हो जाएगा सी बी गुणा में सी डी के। आसानी से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें सी ए आता हो। कौन कौन से त्रिभुज हैं आप यहां पर देखो। सबसे पहले मेरे पास जो भी ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें आप देखो यहां पर सी ए आता है, ये वाली भुजा आती है। इस बड़े वाले त्रिभुज को मैं क्या कह सकता हूं, मैं इसको बी ए सी त्रिभुज बोल सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज बी ए सी, और दूसरे वाला जो त्रिभुज है उसकी भी बात करते हैं। अब एक और त्रिभुज मुझे लेना होगा जिसमें यही भुजा हमारी सी ए आ जाए। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी
सी हो जाएगा। इसमें ये वाली भुजा आती है ना, सी ए वाली भुजा आती है, तो यहां पर हो जाएगा त्रिभुज, यहां पर हो जाएगा मेरे पास ए डी सी वाला। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले मुझे समरूप करना होगा, उसके बाद अनुपात लिखेंगे तो आसानी से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो समरूप करने के लिए क्या किया जाए, बी ए सी को देखो, जो भी हमारा यहां पर बी ए सी है, इस वाले में कोण सी आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कोण सी बराबर हो जाएगा जो ए डी सी है। ए डी सी वाले में भी ये हमारा कोण सी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूंगा कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों में आता है तो कारण इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। इसका कारण आपने लिख देना है। पहले वाले बिंदु का कारण हमने लिख दिया। अब एक कोण और बराबर हमें मिल जाए तो ए समरूपता कसौटी से हम बराबर कर देंगे। अब यहां पर ध्यान देना है, बी ए सी की हम बात कर रहे हैं। बी ए सी वाले त्रिभुज में जो हमें यहां पर दो लाइनों वाला कोण है ये आता है, और ए डी सी में हमारे पास ये वाला कोण आता है। ये दोनों बराबर हमें यहां पर दिए गए हैं, तो मैं लिख सकता हूं जो भी हमारा कोण होगा ए डी सी वो बराबर हो जाएगा कोण यहां पर किसके भैया, बी ए सी के। ये कौन से क्या होगा इसका कारण, ये हमें दिया गया है, तो कारण यहां पर हमने लिख दिया, दिया गया है। अब यहां पर दो बिंदु मुझे मिल गए हैं कोण से संबंधित, तो मैं लिख सकता हूं कि बी ए सी जो हमारा है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। कौन से नियम से हुआ है, ए समरूपता कसौटी का यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। जब ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे तो हमें ये आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इस चीज को समझो, हमें यहां पर सी ए बनाना होगा, और वो सी ए कैसे बनेगा, यहां पर त्रिभुज के जो बी ए सी लिखा हुआ है इसमें सी ए कैसे बनेगा, आखिरी में सी है और बीच में यहां पर ए है, तो मैं लिखूंगा यहां पर मेरे पास सी ए। ठीक है, ध्यान रखना है जिस तरह से इसका उठाएंगे ना, आखिरी वाला उसके बाद बीच वाला सी ए हमारा हो गया। इसी तरह से इसमें इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी सी और डी आ जाएगा हमारे पास इसके नीचे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सी डी, बराबर का निशान लगा लो, और यहां पर अनुपात हमें लिखना है। एक बार हमने ऊपर लिख दिया है। अब इस तरफ जो हमारा यहां पर ए डी सी वाला त्रिभुज है, इससे हमें फिर से क्या करना होगा, सी ए बनाना होगा। कैसे बनाएं भैया, देखो सी यहां पर रहा, ए यहां पर रहा, तो आखिरी वाला और शुरू वाला हम लेते हैं, तो सी ए हमारा बनता है। इसको हमें अब ऊपर नहीं बनाना है, इसको हमें बनाना है नीचे, तो सी ए हमारा हो गया। आखिरी वाला और पहले वाला लिया है, वही आखिरी वाला और पहले वाला हमें इसमें लेना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर ऊपर की तरफ इसे लिख देना है। आप देखो ये हो गया सी, ये हो गया बी, इसको हमने ऊपर लिख देना है। अब बहुत आसान काम है, इनको क्रॉस में कांटों में गुना कर दो, कांटों में यानी कि क्रॉस में। ठीक है, सी ए को सी ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी ए की पावर 2, बराबर का निशान लगा लो। जो भी हमारा सी डी और सी बी है इनको गुना करेंगे तो हमारे पास सी बी गुना में आ जाएगा सी डी। क्या हमें यही दिखाना था, देख सकते हो मैच इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इसका जो हल है वो काफी लंबा होने वाला है। तो इसमें कहता है कि एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः समान अनुपाती हैं। दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बहुत आसानी से सबसे पहले हमें क्या करना है, दो त्रिभुजों का निर्माण कर लेना है। एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी सी और इसकी एक माध्यिका भी यहां पर आएगी, तो माध्यिका बना लेते हैं। माध्यिका क्या होगी हमारी, इसकी ए डी माध्यिका है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो माध्यिका है ए डी, तो हमने यहां पर ए और डी को जोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू आर हम दूसरा यहां पर त्रिभुज बना लेंगे भैया। ये हमारा पी बिंदु, ये हमारा क्यू बिंदु, ये हमारा आर बिंदु हो जाता है और इसकी माध्यिका कितनी है, पी एम है भैया। तो पी से एम को यहां पर जोड़ देते हैं। जहां पर भी माध्यिका हमारी यहां पर आएगी ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा एम बिंदु। ठीक है, तो यहां पर जो जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार हमने त्रिभुज बना लिया है, उनकी माध्यिकाएं बना ली हैं। इसके बाद हमें क्या कहता है कि भैया ए बी ए सी और ए डी लिख लेते हैं इनको। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए बी, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां पर ए सी और माध्यिका यहां पर आ जाती है ए डी। ये समान अनुपाती हैं भैया, दूसरे वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके समान अनुपाती हैं। कौन कौन सी भुजाओं के, पी क्यू पी आर और
पी एम। तो ए बी के नीचे सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू, बराबर का निशान लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी आर, बराबर का निशान लगा करके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी एम। ये इस तरह से समान अनुपाती हैं। हमें यहाँ पर करना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप करना है। तो सिद्ध करना है, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें साफ साफ यहाँ पर लिख देंगे कि भैया जो भी हमारा त्रिभुज यहाँ पर है ए बी सी, इसको समरूप करना है त्रिभुज हमारे पी क्यू आर के। अगर हम ध्यान से देखें जो हमें दिया गया है तो इसमें देखो ए बी बटे में पी क्यू, ये वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं। ए सी बटे में पी आर, तो ए सी और पी आर हमारी ये भी अनुपात में है। और ए डी बटे में पी एम, यानी कि ये वाली भुजा जो है, जो माध्यिका है, ये भी समान अनुपात में है। इन सभी का अनुपात एक जैसा आता है। अब इसको हल करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी भैया, यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या होगी उसको ध्यान से समझना, क्योंकि रचना अगर आप सही तरह से कर लोगे तो आसानी से इसको हल किया जा सकता है। सो रचना में हम यहाँ पर ई डी समांतर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी हमारी, ये हमने ई डी कर दी है। ये वाली जो ई डी लाइन है ये ए सी के समांतर है। तो हमने रचना क्या की है भैया, ई डी हमने यहां पर कर दी है, जो कि समांतर है ए सी के। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला यहां पर त्रिभुज है, इसमें भी यहां पर क्या करता हूं भैया, मैं एम से यहां पर एन की रचना कर देता हूं। तो एम एन की रचना यहां पर मैंने कर दी है। ये वाला बिंदु हमारा एन हो जाएगा, और जो भी एम एन है ये पी आर के समांतर है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं एन एम या फिर एम एन जो है हमारी, ये समांतर हो जाएगी हमारी पी आर के। ये रचना हो गई हमारी। रचना करने के बाद अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। जो भी हमारा यहां पर डी है ये क्या हो जाएगा भैया, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ए डी हमारी क्या है भैया, ये हो जाती है हमारी माध्यिका। तो किसी भी एक मध्य बिंदु के जो, जब हम रचना के बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो जो भी डी है हमारा वो बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी हमारी क्या है, माध्यिका है। तो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर अगर होती है तो वो तीसरी को द्विभाजित करती है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर ए बी है उसका मध्य बिंदु ई हो जाएगा। इसी बात को मुझे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारे पास ये मध्य बिंदु एम है, एम से एन जो मैंने खींची है वो पी आर के समांतर है, तो एन जो मध्य बिंदु है वो पी क्यू का हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ए बी का मध्य बिंदु ए हो जाएगा और पी क्यू का मध्य बिंदु एन हो जाएगा। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन चीजों को लिख देते हैं। ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यहां पर मैंने आपको बता दिया था ए बी का मध्य बिंदु ई हो गया, और एन जो हमारा ये है ये पी क्यू का मध्य बिंदु है। ये दो चीजें मैंने लिखी हैं, अब इनका कारण आपको बताना होगा। मैंने आपको क्या कराया था परिचय में, मध्य बिंदु प्रमेय बताया था। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो था उसका इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। तो जो भी यहां पर हम कारण लिखेंगे वो हो जाएगा विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। विलोम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के अगर समांतर होती है तो वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होती है। तो विलोम मध्य बिंदु प्रमेय का यहां पर हमने इस्तेमाल करके ये कर दिया है। विलोम मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करने के बाद अब मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखो सिंपल सीधी बात यहां पर क्या होगी भैया, ये भी मध्य बिंदु होता है हमारा ए बी का, और डी भी हमारा मध्य बिंदु होता है। तो जो भी हमारी ई डी है वो तीसरी रेखा की क्या होती है, आधी होती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी यहां पर मेरा ई डी होगा, ठीक है, मेरी रेखा यहां पर क्या है, ई डी है, जो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। ये रेखा जो भी हमारे जिसके भी समांतर होती है, किसके समांतर है, ए सी के समांतर है, तो इसका आधा होती है। तो 1/2 ए सी में इसको लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भैया दो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले हमारे क्या हैं, एन और एम है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं एन एम जो है ये किसके समांतर है, उसी का आधा होगा। एन एम पी आर के समांतर है, तो पी आर का ये आधा हो जाएगा। आधा का मतलब होता है 1/2 पी आर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल किया। जो भी हमारे ये दो बिंदु हैं इनका कारण भी यहां पर हमने लिख दिया। अब जो हमें दिया गया है ना भैया उसको लिखो। जो भी दिया गया है हमारा ये वाला भाग, इसको यहां पर हम लिख लेते हैं। ध्यान से समझना, जो जो भी चीजें मैं लिखने वाला हूं मैं यहां पर लिख लेता हूं भैया। ए बी बटे में यहां पर आ जाता है मेरे पास पी क्यू, बराबर का निशान लगा करके यहां पर मैं लिख लेता हूं ए सी बटे में यहां पर आ जाता है पी आर, बराबर का निशान लगा करके यहां पर आ जाता है मेरा ए डी बटे में
पी एम इतना मुझे यहाँ ये दिया गया है। अब जो भी मेरी ये भुजा है भैया, ए बी है या फिर पी क्यू है, ए सी है या फिर पी आर है, मैं इन चारों का आधा कर देता हूं। ठीक है, मैं ऊपर भी 1/2 से गुना कर देता हूं, नीचे भी 1/2 से गुना करता हूं, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर 1/2 से गुना कर देता हूं, नीचे भी 1/2 से गुना कर देता हूं। अगर मैं इनको 1/2 से गुना कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, इस चीज पर आपने ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे ए बी का आधा। भैया हमारे पास ये वाली भुजा रही ए बी, ई मध्य बिंदु है, तो ए बी का आधा मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली भुजा में लिख सकता हूं। ए ई आधा हो जाएगा ए बी का, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए ई, इसके बाद बटे में मेरे पास यहां पर पी क्यू है। भैया ये वाला मेरे पास पी क्यू है, और पी क्यू का आधा मैं इसको लिख सकता हूं, पी एन को लिख सकता हूं। तो यहां पर ए ई बटे में आ जाएगा मेरे पास पी एन, इसके बाद बराबर का निशान लगा देते हैं। इसके बाद है आधा ए सी, जो भी मेरी यहां पर ए सी है इसका आधा मुझे करना है। अगर आप यहां पर देखोगे आधा ए सी, ठीक है, यहां पर आधा ए सी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। तो 1/2 ए सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं भैया, ई डी लिख सकता हूं। और इसी तरह से यहां पर आप देखो 1/2 पी आर, 1/2 पी आर किसके इक्वल है, एन एम के बराबर है। तो यहां पर एन एम मेरा आ जाएगा। इसके बाद बराबर का निशान यहां पर लगा लेते हैं। जो ए डी बटे में पी एम है इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे, ए डी बटे में पी एम आ गया। अब जो भी निष्कर्ष हमें ये मिला है इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है ये समझो। देखो बेटा, ए ई बटे में पी एन, तो ये है ए ई बटे में पी एन आ जाता है। ई डी बटे में एन एम, तो ई डी बटे में एन एम आता है। उसके बाद ए डी बटे में पी एम, तो ये है ए डी और ये है पीएम। आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है भैया, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ए ई डी वाला त्रिभुज आपको दिखाई देगा और पी एन एम वाले त्रिभुज की ये भुजाएं जो हैं ये समान अनुपात में दिखाई दे रही हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरे ये दो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज कौन सा भैया, ए ई डी वाला, ये समरूप हो जाएगा कौन से वाले त्रिभुज के भैया, दूसरे वाला कौन सा है, पी एन एम वाले के। अब ये कैसे होगा, तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो यहां पर जो समरूपता कसौटी है वो कौन सी हो जाएगी, ऐसे 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 समरूपता कसौटी से ये समरूप हो जाते हैं। अभी हमारा आगे भी हमें करना है इसको सोल्व। ए बी सी और पी क्यू आर हमारे समरूप आने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पेज पर हमारे पास जगह कम है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। एक चीज यहां से सिंपल आप क्या समझ सकते हो, देखो अगर हमारे पास ए ई डी और पी एन एम जो भी हमारे ये दो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप अगर हो जाते हैं तो यहां पर जो भी मेरे कोण बनेंगे, मान लेते हैं ये कोण नंबर 1 हमारा है, यहां पर हमारा कोण नंबर 2 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया कोण 1 बराबर हो जाएगा मेरा कोण नंबर 2 के। और ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहां पर समीकरण नंबर पहला। अब यहां पर आपने बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, ध्यान से समझना आगे क्या बताने वाला हूं। फिर से आपने क्या करना है, रचना करनी है। यहां पर मैं डी और जो भी मेरी यहां पर एक लाइन है, ठीक है, एक इस तरह से रचना कर देनी है। जो भी ये रचना है ये ए बी के समांतर होगी और एम से पी आर पर रचना कर देनी है, ये पी क्यू के समांतर हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह के स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे और फॉलो करने पर आपको क्या मिलेगा कि जो भी हमारा जैसे कोण 1 और कोण 2 हमारे यहां पर हो गए हैं एक दूसरे के बराबर, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या मिलेगा, मान लो ये हमारे पास कोण नंबर 3 है और इस तरफ हमारे पास कोण नंबर 4 है, तो इसी तरह से 3 और 4 जो है ना ये भी एक दूसरे के बराबर हमें मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आप सीधा भी इसको कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा मेरा कोण नंबर 4 के। इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा, तो कारण में लिखेंगे जैसे पहला समीकरण ज्ञात किया है उसी तरह से दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारे यहां पर कोण है 3 और 4 ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इससे आगे क्या करना होगा, जो भी हमारे पहला और दूसरा समीकरण है ये इसको मान लेंगे हम हमारा दूसरा समीकरण। अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखना, जो भी मेरा यहाँ पर पहला समीकरण है मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर पहला जमा में समीकरण नंबर दूसरा, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर कोण 1 बराबर में मेरे पास कोण 2 है, इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोण 3, उसके बाद बराबर में यहाँ पर कोण 4 है। इनको जोड़ना है मुझे, तो जोड़ने पर
ध्यान देना है आपने। आकृति में देखो आप यहाँ पर, अगर मैं कोण 1 और कोण 3 को जोड़ देता हूं, ठीक है, अगर मैं इन कोण 1 और कोण 3 को जोड़ देता हूं तो कौन सा कोण बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे आके यहाँ पर लिखते हैं, अगर 1 और 3 को जोड़ूंगा तो कोण ए बन जाएगा, बराबर का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर से थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर कोण 2 और 4 इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कौन सा बन जाएगा, कोण P बन जाएगा। तो 2 और 4 को जोड़ने पर कोण P यहां पर मेरे पास बन जाता है। इसको कहेंगे हम तीसरा समीकरण। जो हमारा ये तीसरा समीकरण आया है ये बहुत कुछ हमें बताएगा। तीसरे समीकरण ज्ञात करने के बाद जो हमें त्रिभुज समरूप करने हैं भैया, ये वाले जो त्रिभुज हमें समरूप करने हैं इनके बारे में लिखा जाएगा। तो यहां पर एक लाइन लगा के यहीं पर लिखता हूं मैं, जो भी मेरा यहां पर है त्रिभुज भैया ABC, और दूसरे वाला जो मेरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR, इन दोनों को मुझे समरूप करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे त्रिभुज ABC में हमारा कोण A है यहाँ पर, इसमें P है, तो दोनों कोण A और P हम एक दूसरे के बराबर कर चुके हैं। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा कोण A बराबर में आ जाएगा कोण P। ये कहाँ से हुआ है, समीकरण पहले से हमने इसको लिया है। ठीक है, समीकरण 1 में ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो ये हो गया हमारा। दूसरी चीज हमें ध्यान देनी होगी, दूसरी चीज काफी महत्वपूर्ण है, उसके लिए ऊपर चलना पड़ेगा हमें। देखो हमें दिया क्या गया है भैया, AB बटे में PQ, यानी कि AB बटे में PQ है, और इसी तरह से AC बटे में PR। ये वाला जो मेरे दिया गया है ना, इसको ऐसा का ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो नीचे आएंगे, यहां पर लिख देंगे हम, यहां पर AB बटे में PQ हमें दिया गया है, बराबर में AC बटे में हमें PR दिया गया है। जो भी हमारे ये दो त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं जो भी हैं उनका अनुपात भी बराबर हमारे आ जाता है। ये कहां से मिला है, इसका कारण लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो यही कारण यहां पर लिख देंगे। हमें यहां पर एक कोण बराबर मिल जाता है और दो संगत भुजाओं का जो भी अनुपात है वो बराबर मिल जाता है। तो मैं कहूंगा त्रिभुज मेरा यहां पर ABC जो है वो समरूप हो जाता है त्रिभुज PQR के कौन सी कसौटी से हुआ है, यहां पर आ जाएगा हमारा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से इसको करोगे तो आसानी से ये हल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी किया है। अगर मुश्किल लगता है तो दोबारा से वीडियो में पीछे जाओ, इसको अच्छी तरह से देखो और कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आता है, ध्यान से इसको समझ लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो अगर पता है आपको तो आसानी से इसको हल कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है, दो त्रिभुज बना लो आप यहाँ पर। एक होगा हमारा स्तंभ के लिए, जो हमारा यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है इसका नामकरण कर देते हैं भैया, ये हो गया हमारा ABC, और इसमें जो भी हमारा यहां पर A से B है ये क्या हो गया, एक स्तंभ हो गया। लिख देते हैं AB जो हमारा है ये एक स्तंभ हो जाता है, और इस स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी है भैया, 6 मीटर है। तो यहां पर लिख लेते हैं 6 मीटर। अब ये 6 मीटर जो भी स्तंभ है ये भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। तो देखो ये स्तंभ है, इधर कहीं पर सूरज होगा, ऐसे उसकी धूप आएगी तो छाया इस तरह से नीचे की तरफ बनती है, धरती पर बनती है। इस छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर बनती है। तो ये हो गया हमारा 4 मीटर। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और त्रिभुज बना लेंगे भैया। इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं PQ और R हो जाएगा हमारा। जो भी PQR है इसमें हमारा PQ क्या हो जाएगा भैया, ये एक मीनार हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ये हमारी एक मीनार है। मीनार जो भी हमारी ये PQ है इसकी लंबाई कितनी है नहीं दी गई है, लेकिन लंबाई जो है वो किसकी दी गई है, मीनार की जो छाया बनती है वो 28 मीटर है भैया। छाया कहां पर बनती है, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 28 मीटर। एक बात मुझे बताओ, पृथ्वी पर जो भी स्तंभ होता है या मीनार होती है वो पृथ्वी के साथ क्या करता है, वो लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हल में यहां पर जो भी हमारा त्रिभुज है ABC, और जो भी हमारा दूसरा त्रिभुज है भैया कौन से वाला है, हमारा त्रिभुज यहां पर है
पी क्यू आर इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले यहां पर समरूप किया जाएगा। समरूप करने के लिए एक चीज तो हमें मिल जाती है, कोण बी और कोण क्यू हमारे दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मैं लिख देता हूं कोण बी आएगा पहले यहां पर। जो भी हमारा कोण बी है बराबर हो जाएगा हमारा कोण क्यू के, कारण इनका क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो सिंपल सा ये कारण यहां पर हो गया। अब दूसरी चीज देखो जो सबसे महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के लिए, जो भी हमारी छाया बनती है, ठीक है, ये इस तरह से छाया बनेगी। छाया और जो भी हमारी पृथ्वी होती है उसके बीच में जो भी कोण बनता है वो बराबर होता है हर स्थिति के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा कोण C होगा और कोण R होगा, ये छाया वाला कोण है तो ये बराबर हो जाएंगे। मैं लिखूंगा कोण C बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कोण यहाँ पर R, ठीक है। तो कोण C बराबर में हो जाएगा कोण R। इसका कारण लिखो, कारण हो जाएगा छाया का कोण। छाया का कोण बराबर होता है R को यहां पर मैं सही तरह से लिख देता हूं, कोण C और कोण R छाया के कोण हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर हमें दो यहां पर संगत कोण बराबर मिल जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज मेरा यहां पर ABC जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQ आर के। कौन से नियम से हुआ है, कौन सी कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से ये हो गए हैं यहां पर समरूप। अब अगर समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं भैया, ए बी बटे में लिख सकता हूं, पी क्यू लिख लेते हैं यहां पर भैया, ए बी बटे में आ जाएगा यहां पर पी क्यू, बराबर का निशान लगा लेते हैं, बी सी बटे में आ जाएगा यहां पर क्यू आर। तो यहां पर आ जाएगा बी सी बटे में क्यू आर। अब इनका मान रख देते हैं। आप मुझे बताओ ए बी का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। पी क्यू का मान हमें नहीं पता है तो यहां पर ए बी का मान रख देते हैं 6, पी क्यू हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये तो हमें ज्ञात ही करना है। इसके अलावा बी सी और क्यू आर का मान देखो 4 है और 28 है, तो BC के स्थान पर 4 आ जाएगा और QR के स्थान पर 28 हमारा आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए बहुत आसान चीज क्या रहेगी, 4 और 28 पहाड़े से काटे जा सकते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 28 कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो ये 7 पर यहां पर कट जाएगा। अब क्या करना होगा भैया, क्रॉस में इस तरह से गुना कर देते हैं। PQ को मैं 1 से गुना करूंगा तो भैया ये मेरा PQ हो जाएगा, बराबर का निशान लगा लो। 7 को मैं यहां पर 6 से गुना करूंगा तो 7 6 की ये हो जाएगा 42। तो जो भी हमारा PQ है वो मीनार की ऊंचाई है, वही हमें ज्ञात करनी है। उसका मान कितना आ गया, 42 मीटर। जो भी इसकी यूनिट है वो भी हमें लिख देनी है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो देखो बिल्कुल आसानी से समझो, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज हमारे पास पीक्यूआर है। इनकी माध्यिका है भाई एडी एबीसी वाले त्रिभुज की और पीएम जो है ये पीक्यूआर वाले त्रिभुज की। इसके बाद हमें कहता है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो हमें इस चीज को सिद्ध करना है। जो भी हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, ये पी क्यू आर के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो ए बी बटे में पी क्यू और ए डी बटे में पी एम, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आसान चीज यहां पर क्या होगी, हमें देखना है कि भैया ए बी और ए डी जो हमारा है, देखो ये रहा ए बी, ये रहा ए डी, तो हमें ऐसा त्रिभुज लेना होगा जिसमें ये दोनों भुजाएं आ जाए, यानी कि ए बी डी जो हमारा त्रिभुज है इसको लेना होगा। इसी तरह से पी क्यू पी एम जो है, ये पी क्यू है, ये पी एम है, तो हमें क्या करना होगा, पी क्यू एम वाला जो त्रिभुज है और ए बी डी वाला जो त्रिभुज है इनको समरूप करना होगा। उसके बाद ये इनकी संगत भुजाएं हो जाएंगी। आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो हमें दिया गया है ना, इससे सबसे पहले हमें क्या निष्कर्ष निकालना होगा। देखो सबसे पहले जो भी चीज दी गई है उसी को लिख लेते हैं। त्रिभुज हमें दिया गया है ए बी सी, ये समरूप है हमारा पी क्यू आर के, ये हमें दिया गया है, तो इसका कारण भी यहां पर लिख देंगे। अगर हमें ये दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, यानी कि ए बी बटे में पी क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं भैया ए बी बटे में हो जाएगा हमारा पी क्यू, बराबर में हमारा यहाँ पर उसके बाद लिख लेते हैं जो भी बी सी है बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू आर। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए सी बटे में हो जाएगा पी आर। यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखो जो भी हमारी यहां पर हमने कौन सा त्रिभुज लेना था, ए बी डी वाला त्रिभुज लेना था, तो इसमें बी डी आता है हमारे पास। इसी तरह से इसमें क्यू एम आता है, तो मैं बी सी, ये माध्यिका है हमारा, तो माध्यिका क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो बी सी का आधा
बी डी होगा और क्यू आर का आधा क्यू एम होगा। तो मैं क्या करता हूं भैया, बी सी और क्यू आर जो मेरी ये भुजाएं हैं इनका आधा कर देता हूं। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 से ऊपर गुना कर दो, 1/2 से नीचे गुना कर दो। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, ए बी बटे में यहाँ पर मिल जाएगा मुझे पी क्यू, बराबर का निशान लगा लेंगे। जो भी मेरा बी सी है इसका आधा कितना हो जाएगा, ये बी सी रहा, बी सी का आधा यहाँ पर बी डी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं भैया ये हो जाएगा मेरा बी डी बटे में जो भी मेरा यहाँ पर क्यू आर है इसका आधा, देखो क्यू आर का आधा क्यू एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्यू एम बराबर में मेरा यहाँ पर ए सी बटे में पी आर, ऐसा का ऐसा रहेगा। ये हो जाएगा मेरा पहला समीकरण। जो भी मेरा पहला समीकरण है, इसके बाद दूसरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, जो भी हमारे ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिए गए हैं, तो भैया बी और जो क्यू है ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोण बी बराबर में हो जाएगा मेरा कोण क्यू। ये मेरा दूसरा समीकरण हो जाएगा भैया। अगर यहाँ पर हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। बहुत आसान निष्कर्ष हमने यहाँ पर निकाले हैं। अब यहाँ पर हमें कौन से त्रिभुज लेने थे, शुरुआत में मैंने बताया था ना, ए बी डी और हमारा पी क्यू एम, इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं त्रिभुज मैंने कौन सा लिया भैया, ए बी डी ले लिया। और दूसरे वाला त्रिभुज मुझे कौन सा लेना है, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर मैं ले लेता हूं पी क्यू एम। इन दोनों में देखो क्या क्या चीजें हमें बराबर मिलती हैं भैया। ए बी डी में बी कोण आता है और पी क्यू एम में क्यू कोण आता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर में हो जाएगा हमारा कोण क्यू के। कैसे होगा भैया, समीकरण 1 आप देखोगे तो उससे हम इसको बराबर कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 में, सॉरी 2 में यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो समीकरण है इसमें हमने इसको बराबर कर दिया है, तो कारण इसका बदलना पड़ेगा, हमें समीकरण 2 यहां पर करना पड़ेगा। समीकरण 2 से ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। इसके बाद जो इनकी संगत भुजाएं हैं, जो भी हमारा यहाँ पर कोण बी है इसके साथ वाली भुजा बी डी और ए बी होनी चाहिए, और कोण क्यू है तो क्यू एम और क्यू पी होनी चाहिए। तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहां पर हमारे पास ए बी और बी डी कौन से आते हैं, देखो ये रहा हमारे पास ए बी और ये रहा हमारे पास बी डी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर पी क्यू और क्यू एम है, तो देखो ये रहा पी क्यू और ये रहा क्यू एम। तो जो भी हमारे ये शुरुआत वाले दो अनुपात हैं इनको हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भैया ए बी बटे में आ जाएगा पी क्यू, बराबर का निशान लगा करके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर क्यू एम। ये कहाँ से मिला है हमें, ये मिला है हमें भैया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया। तो ये करने के बाद भैया हमारे पास एक कोण बराबर मिल जाता है। इसके अलावा दो भुजाएं जो संगत हैं उनके अनुपात भी बराबर आ जाते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी मेरा त्रिभुज यहाँ पर है ए बी डी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज हमारे पी क्यू एम के। कौन से नियम से होगा, यहाँ पर नियम बताना होगा। कौन सी कसौटी है, साइड एंगल, साइड यानी कि हमारे यहाँ पर भुजा कोण भुजा वाली समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे यहाँ पर समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं तो बहुत आसान है ना। देखो इसमें शुरू में ए बी आता है, इसमें पी क्यू आता है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया ए बी बटे में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। इसके बाद बराबर हो जाएगा ये किसके भैया, जो भी मेरी यहाँ पर अगली भुजा है। देखो शुरू और लास्ट में क्या आता है, ए डी आता है, तो यहाँ पर लिख लो भैया ए डी। इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज के शुरू और लास्ट में क्या आता है, पी एम आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पी एम। क्या हमें यही सिद्ध करना था, एक बार चेक करो, मिलान करो, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ प्रश्नावली 6.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो अभी की अभी, और अपने सहपाठी जो हैं कक्षा में साथ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 10वीं की, गणित की, विज्ञान की जो भी हिंदी माध्यम वाली वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी, आपकी मदद यहां पर होती रहेगी। इसके अलावा जो भी हमारा ये पाठ है, पाठ नंबर 6, भाग 1 में हमने परिचय किया, भाग 2 में हमने प्रश्नावली 6.1 की, उसके बाद 6.2 और 6.3 भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। यानी कि पाठ 6 परिचय और प्रश्नावलियां सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई भी भाग या कोई भी प्रश्नावली आपको देखनी है तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इन सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की अगली वीडियो में।